इंटरनेशनल असैसिन वर्ल्ड में हर कोई मुझे जानता है। मैं ही एक ऐसा असैसिन हूँ जो कभी अपनी आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत नहीं समझता। मैं हर जगह अपना असली नाम यूज करता हूँ। लोग मुझे सर्टिफाइड पागल कहते हैं। मैं अपने बालों को सबसे ब्राइट कलर्स में ही डाई करता हूँ और हमेशा सबसे खतरनाक बैटल्स ही चूज करता हूँ। जो मिशन डेंजरस ना हो मैं उसे कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता। लेकिन दुनिया की नंबर 1 असैसिन ऑर्गेनाइजेशन का बॉस बनने के तुरंत बाद मुझे पता चलता है कि मैं चिन फैमिली का खो गया बायोलॉजिकल यंग मास्टर होता हूँ। इतने सालों से मेरी जगह एक अडॉप्टेड बेटा उस फैमिली में रह रहा था। मुझे लगा था कि अब मेरी और उस अडॉप्टेड सन की लड़ाई शुरू होगी, बिल्कुल उन टिपिकल स्टोरीज की तरह जहाँ असली और नकली यंग मास्टर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन मेरी सोच बिल्कुल गलत निकली, क्योंकि वही अडॉप्टेड बेटा और मेरी 3 बड़ी बहनें मुझे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। मैं इस फैमिली का एक लौता यंग मास्टर था जो अभी तक दुनिया की गंदगी से दूर रहा था। लेकिन मुझे जल्दी ही समझ आ गया कि चंद फैमिली कोई आम फैमिली नहीं है। अंडरवर्ल्ड से लेकर लीगल बिजनेस वर्ल्ड तक इनका दबदबा था। इस फैमिली में कोई भी अच्छा इंसान नहीं है और वो अडॉप्टेड बेटा चंशी भी इनकी ही तरह है। बाहर के लोग मेरी वापसी को बिल्कुल ऐसे देख रहे थे जैसे भेड़ियों के बीच एक बकरी आ गई हो। ये लोग मुझे कितना शरीफ समझ रहे हैं यार। खैर, हर कोई बस मेरा तमाशा देखना चाहता था। कुछ लोग तो आपस में ये बेट लगाने लगे कि मैं इस फैमिली में कब तक टिक पाऊंगा। ये सब सुनकर मेरे होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। आखिर ये लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि इतनी खतरनाक फैमिली में कोई सीधा बच्चा पैदा भी हो सकता है। और मैं भी तो इसी फैमिली का खून हूँ। जैसे ही मैं चैन फैमिली के मेंशन के मेन हॉल में घुसा, सबसे पहले मेरी नजर चेंजी और लू पर पड़ी। हमारी आंखें मिली और कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त ही रुक गया हो। मैं बिना कुछ कहे बस उन दोनों को देखता रहा। सबसे पहले लू की आंखें भर आईं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आई, लेकिन इतना संभल कर कि कहीं मैं घबरा ना जाऊं। फिर उसने भरी हुई आवाज में कहा, बेटा, माँ तुम्हारे घर लौटने का कितने सालों से इंतजार कर रही थी। मैंने सिंपल कपड़े पहन रखे थे, लेकिन मेरी शक्ल देखकर कोई भी समझ सकता था कि मैं चंद फैमिली का ही यंग मास्टर हूँ। मेरी आंखों के कोने पर एक टीयर ड्रॉप मोल था, बिल्कुल मेरी तीनों बहनों की तरह, बस मेरा और भी गहरा लाल था। मैं धीरे से बोला, माँ। मेरी आवाज में ओबीडेंस भी थी और थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी। तभी चैन ये भी जल्दी से मेरे पास आए और बोले, मैं तुम्हारा डैड हूँ। उनके चेहरे पर पहली बार इतनी एक्साइटमेंट दिख रही थी। मैं धीरे से बोला, डैड। वो मुस्कुराकर बोले, तुम्हारा स्वागत है घर में। मैंने हल्का सा स्माइल करके कहा, थैंक यू मॉम, थैंक यू डैड। उसके बाद मेरी नजर उन 3 लड़कियों पर गई जो उनके पीछे खड़ी थी। मुझे तुरंत समझ आ गया कि ये मेरी 3 बड़ी बहनें होंगी। सबसे पहले चेन हुआंग आगे बढ़ी और बोली, लिटिल ब्रदर, मैं तुम्हारी एल्डेस्ट सिस्टर हूँ। उसके चेहरे पर एक नेचुरल अथॉरिटी थी और उसकी आंखें किसी को भी प्रेशर में डाल सकती थी। फिर चेंग जिंग ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी और उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। आखिर में चेंग जियांग मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए बोली, और मैं तुम्हारी थर्ड सिस्टर हूँ। उसके ब्राइट रेड बाल और शरारती स्माइल उसे बाकी दोनों से बिल्कुल अलग बना रहे थे। मैं उन सब से बहुत पोलाइटली बात करता हूँ और शायद इसी वजह से मेरी तीनों बहनों की नजर में मेरी अच्छी इंप्रेशन बन जाती है। शायद उन्हें भी लगता है कि चंद फैमिली में मेरे जैसा सीधा इंसान पैदा होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। कितनी मासूम है मेरी बहनें। खैर, तभी एक मर्द की आवाज उस सुकून भरे माहौल को तोड़ देती है। अरे, मुझसे गलती हो गई। मैं अपने बड़े भाई को वेलकम करने टाइम पर नहीं आ सका। आप मुझसे नाराज तो नहीं होंगे बड़े भैया। मैं आवाज की तरफ देखता हूँ। स्पाइरल स्टेयरकेस से एक हैंडसम लड़का मुस्कुराते हुए नीचे उतरता हुआ दिखता है। उसके चेहरे पर स्माइल जरूर होती है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही होती हैं। पास आने पर मुझे समझ आ जाता है कि यही चंद फैमिली का अडॉप्टेड सन चेंशी है, जो मुझसे सिर्फ कुछ महीने ही छोटा है। बाहर से वो माफी मांग रहा था, लेकिन उसके हर लफ्ज में मुझे नीचा दिखाने की कोशिश साफ नजर आ रही थी। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, बिल्कुल नहीं। इतना सुनते ही मेरी थर्ड सिस्टर चन जियांग उसकी तरफ देखकर तुरंत बोल पड़ती है, बस भी करो, इतनी एक्टिंग मत करो। मेरा दिल एक पल के लिए जोर से धड़कने लगता है। मुझे लगता है कि मेरी थर्ड सिस्टर ये बात मुझसे कह रही है। क्या वही टिपिकल स्टोरी अब शुरू होने वाली है, जहाँ असली और नकली यंग मास्टर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं? आखिर मेरी बहनें उस छोटे भाई के साथ ही तो पिछले 10 साल से ज्यादा वक्त से रही हैं। चाहे वो उनका बायोलॉजिकल भाई ना हो, लेकिन इतने सालों का प्यार तो उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उसके साथ कुछ गलत हो, इसीलिए शायद अब उसका साइड लेने वाली है। मैं अंदर ही अंदर सोचता हूँ, यार ये सब कुछ थोड़ा ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा? मुझे तो अभी तक कुछ करने का चांस भी नहीं मिला। मैं तो अपना अगला स्टेप भी सोच चुका था। लेकिन तभी चंशी बोल पड़ता है, क्या मैंने तुमसे कहा था मेरी बातों में टांग अड़ाने के लिए? इस बार चंद जियांग तुरंत जवाब देती है, कौन तुम्हारी बातों में टांग अड़ा रहा है? इतना भी खुद को इम्पोर्टेंट मत समझो। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा चिढ़ चुकी होती है। तब मुझे रियलाइज होता है कि वो मुझसे नहीं बल्कि चंशी से लड़ रही थी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये सब मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी अलग था। क्या इन दोनों भाई बहन की आपस में नहीं बनती? तभी मॉम गुस्से से उन दोनों को देखते हुए कहती हैं, आज इतना खुशी का दिन है, हमारा बेटा इतने सालों बाद घर वापस आया और तुम दोनों अभी से झगड़ा शुरू कर रहे हो। क्या तुम लोगों का प्लान उसे डराने का है? अरे आप फिक्र मत करो मॉम, मैं इन लोगों से नहीं डरने वाला। ये छोटे छोटे बच्चे डराएंगे अब मेरे को। खैर, ये सुनते ही चंद जियांग हल्का सा मुंह बनाती है और चुप हो जाती है, लेकिन चंशी के चेहरे पर साफ नाराजगी दिख रही होती है। वो थोड़ी शिकायती आवाज में कहता है, मॉम वो आपका असली बेटा है, पर क्या मैं नहीं हूँ? आपने ही तो प्रॉमिस किया था कि हम दोनों के साथ हमेशा इक्वली बिहेव करेंगी। मॉम थोड़ी बेबस होकर कहती है, शियाओशी बचपना मत दिखाओ। मॉम और डैड दोनों के चेहरे पर टेंशन साफ दिखने लगती है। एक तरफ मैं था, उनका बायोलॉजिकल बेटा जिसे खो देने का दर्द उन्होंने इतने साल सहा था, और दूसरी तरफ चंशी था जिसे उन्होंने अपने दिल से पाला था। दोनों ही उनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट थे। जिस सिचुएशन से वो इतने सालों से डरते आ रहे थे, आज आखिर वही उनके सामने खड़ी थी।
और अब किसी न किसी को तो कॉम्प्रोमाइज करना ही था। इसीलिए सबसे पहले चंशी को ही समझाना पड़ रहा था, लेकिन चंशी तुरंत बोलता है मैं बचपना दिखा रहा हूँ। पहले तो उसने ही मुझ पर चिल्लाया था। उसके चेहरे पर शिकायत साफ दिख रही होती है। पहले मॉम ने कभी उसे डांटा तक नहीं था। तब मॉम हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है ठीक है गलती मेरी है। फिर अचानक उन्हें कुछ याद आता है। वो चंशी को प्यार से समझाते हुए मेरी तरफ देखती है और थोड़ी उदासी के साथ कहती है मेरे बच्चे ये तुम्हारा बड़ा भाई है। बहुत साल पहले जब इसे हमसे छुपा कर ले जाया गया था तब तुम्हारे डैड और मैंने इसे हर जगह ढूंढा था, लेकिन ये हमें कहीं नहीं मिला। हम उसकी याद में टूट चुके थे, इसीलिए हमने तुम्हें अडॉप्ट किया। तुम दोनों ही चंद फैमिली के सबसे प्रीशियस यंग मास्टर्स हो, इसीलिए तुम दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। इतना कहने के बाद मॉम बड़े ध्यान से मेरा एक्सप्रेशन देखने लगती हैं। शायद वो सोच रही थी अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो अपनी जगह किसी और को इतने साल एंजॉय करते देखकर उसके दिल में जरूर नफरत आ जाती। लेकिन अब जब मैं वापस आ गया था तब भी वो चंशी को घर से नहीं निकाल सकती थी। सबसे अच्छा सोल्यूशन बस यही था कि हम दोनों भाई बनकर साथ रहे। मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ और मेरे चेहरे पर नाराजगी का एक भी एक्सप्रेशन नहीं आता। ये देखकर डैड चुपके से राहत की सांस लेते हैं। मैं धीरे से कहता हूँ जी मैं समझ गया। मुझे इतना शांत और वेल बिहेव देखकर मॉम और डैड जितनी देर मुझे देखते हैं उतनी ही ज्यादा खुश होते जा रहे थे। दूसरी तरफ चंशी गुस्से में अपना चेहरा घुमा लेता है। उसके एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके माथे पर बड़ा सा लिखा हो मैं बहुत गुस्से में हूँ। मॉम और डैड एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तुरंत टॉपिक चेंज कर देते हैं। डैड मुस्कुरा कर कहते हैं ठीक है सब लोग यहीं खड़े मत रहो। शियाओ इतनी दूर से सफर करके आया है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो पहले खाना खा लेते हैं। मेरे आने से पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा फीस तैयार करवा रखा था, क्योंकि उन्हें मेरी पसंद के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए उन्होंने हर तरह के डिशेस बनवा दिए थे। मेरी मॉम मेरा नाम लेकर मुझे इतने अपनेपन से बुलाती है, एक पल के लिए मुझे थोड़ा अजीब लगता है। मुझे अभी तक इस तरह के प्यार की आदत नहीं थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद हम सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। मैं काफी देर तक अपनी चॉपस्टिक्स को हाथ भी नहीं लगाता। मॉम और डैड को लगता कि शायद मैं अभी भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तब मॉम प्यार से कहती है शियाओ हमारे घर में इतने रूल्स नहीं है, इस घर को अपना ही घर समझकर आराम से रहो। मैं अंदर ही अंदर सोचता हूँ कि चंद फैमिली कंट्री जेड की टॉप वेल्दी फैमिलीज में से एक है। ऐसी फैमिली में रूल्स कम कैसे हो सकते हैं? शायद मेरी वजह से ये लोग मेरे लिए एक्सेप्शन बना रहे हैं। तभी चेंशी अचानक बीच में बोल पड़ता है मुझे लगता है इसे बेसिक टेबल मैनर्स भी नहीं आते होंगे। शायद इसी वजह से ये चॉपस्टिक्स पकड़ने से भी डर रहा है, कहीं सबके सामने बेइज्जती न हो जाए। मेरे हिसाब से पहले इसे आंट शियाओ से मैनर्स सीखने चाहिए। आंट शियाओ हमारे घर की मेड थी और बटलर जाओ की वाइफ भी थी। चेंशी की बात सुनकर मॉम का चेहरा तुरंत उतर जाता है। उन्हें पता था कि मैंने इतने साल बाहर कितनी मुश्किलों में गुजारे हैं, फिर भी चेंशी जानबूझकर मेरी सबसे दर्द भरी बात छेड़ रहा है, जैसे मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहा हूँ। लेकिन चेंशी बिना डरे जवाब देता है मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ, क्या अब मुझे सच बोलने का भी हक नहीं है? ये तो स्लम से निकल कर आया है। लाडले अगर मैं ना खोया होता तो स्लम्स में तू पड़ा होता। यंग मास्टर हो यार, असली वाला वो भी। वो तो अभी यार थोड़ी एक्टिंग कर रहा हूँ सीधा बनने की। खैर आगे चेंशी बोलता है इसने अपनी आधी जिंदगी में शायद इतनी दौलत कभी देखी भी नहीं होगी। इस बार डैड भी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं तुम दिन ब दिन हद पार करते जा रहे हो, अगर खाना नहीं खाना तो अपने रूम में चले जाओ। चेंशी भी गुस्से में कहता है ठीक है मैं नहीं खा रहा खाना। इतना बोलकर वो गुस्से में सीधा अपने रूम में चला जाता है। उसके जाते ही मॉम परेशान होकर मेरी तरफ देखती है और कहती है चेंशी नॉर्मली ऐसा बिहेव नहीं करता है, पता नहीं आज इसे क्या हो गया है। प्लीज उसकी बातों का बुरा मत मानना, गलती हमारी है, हमें पहले ही उसे समझा देना चाहिए था। उसकी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ा। वैसे वो दिल का बुरा नहीं है, बाद में तुम खुद समझ जाओगे। आज जो उसने किया उसके लिए हम उसे जरूर समझाएंगे। तब मेरी थर्ड सिस्टर जियान भी बोल पड़ती है छोटे भाई उसकी बातों पर ध्यान मत दो। सच कहूँ तो कभी कभी वो मुझे भी बहुत इरिटेटिंग लगता है। मैं उन सब की तरफ देखकर हल्का सा स्माइल करता हूँ और कहता हूँ आप लोग इतनी टेंशन मत लीजिए, मैं सब समझता हूँ। मैं अचानक वापस आ गया और उसका जो प्यार और अटेंशन था उसका कुछ हिस्सा नेचुरली मेरी तरफ आ गया। अगर वो नाराज है तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। मेरी बात सुनकर मॉम एंड डैड को और भी बुरा लगता है। मॉम प्यार से कहती है पागल बच्चे ये सब शुरू से ही तुम्हारा था, गलती हमारी है जो हमने उसे इतना ज्यादा स्पॉइल कर दिया। ये कहकर मॉम और डैड दोनों एक साथ हल्की सी सांस भरते हैं। मैं थोड़ा सा खाना खाता हूँ और कहता हूँ कि मेरा पेट भर गया है। उसके बाद चुपके से अपना फोन निकालता हूँ, अपनी सबसे ज्यादा यूज होने वाली सोशल मीडिया ऐप खोलता हूँ और कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबसे अजीब और अगली प्रोफाइल फोटो वाले अकाउंट को ओपन करके मैसेज भेज देता हूँ। ये कैसा बकवास आइडिया दिया था तुमने, तुम्हारी एक भी बात काम नहीं आई, इस महीने में तुम्हारी पेमेंट काट रहा हूँ। सामने से तुरंत रिप्लाई आता है बॉस यार ऐसा मत कीजिए, मैंने इतनी मेहनत से वेल्दी फैमिली वाली मेलोड्रामा नॉवेल्स पढ़कर ये सीक्रेट मैनुअल तैयार की थी, मैं नहीं मानता कि एक भी चीज काम नहीं आई। मैं रिप्लाई करता हूँ तुम पूरा दिन बोलते रहते हो लेकिन एक भी काम की बात नहीं करते हैं। इतना लिख कर मैं बिना सोचे उस अकाउंट को टेम्परेरी ब्लॉक लिस्ट में डाल देता हूँ। ब्लॉक तो मेरा एडिटर हुआ था किसी से, बेचारे को आज तक वजह नहीं पता चल पाई घोस्ट होने की। खैर उसकी दुख भरी जिंदगी पर नहीं जाते हैं, बेचारा एडिट करते हुए रोने लगेगा। जैसे ही मैं अपने फोन से नजर हटाता हूँ देखता हूँ कि पूरी फैमिली मुझे ही देख रही थी। मेरी बड़ी बहन मुझसे पूछती है छोटे भाई तुम्हारा फोन किस ब्रांड का है, मैंने आज तक ऐसा फोन नहीं देखा, काफी यूनिक लग रहा है। मैं ऑनेस्टली जवाब देता हूँ मेरे एक फ्रेंड ने खुद रिसर्च करके बनाया है, अभी ये मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ। मेरी बात सुनकर किसी को कोई खास डाउट नहीं होता, सब बस इतना ही सोचते हैं कि शायद ये कोई नीश ब्रांड होगा। फिर बिना किसी के बोले सब एक ही बात डिसाइड कर लेते हैं कि कोई भी मेरे पास्ट के बारे में मुझसे सवाल नहीं करेगा। शायद उन्हें डर था कि कहीं मेरी पुरानी यादें मुझे तकलीफ
तकलीफ ना दे दें। जो कुछ भी जानना होगा वो बाद में आराम से पता कर लेंगे, और अगर मैं खुद कभी अपना दिल खोल कर बताना चाहूंगा तब भी देर नहीं होगी। उन सबके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि मैंने इतने साल बाहर बहुत तकलीफें सही होंगी, इसीलिए अब ये लोग मुझे हर खुशी देना चाहते थे। तभी मेरी मॉम मुस्कुराकर मुझसे कहती हैं, अगर तुम्हारा खाना हो गया हो तो चलो पहले तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देते हैं। मैंने और तुम्हारे डैड और तुम्हारी सिस्टर्स ने सबने तुम्हारे लिए अलग अलग गिफ्ट्स भी तैयार किए हैं। इतना सुनकर हम सब एक साथ ऊपर चले जाते हैं। मॉम मुझे सिस्टर्स फोर्थ फ्लोर पर रहती हैं और तुम और तुम्हारा भाई फिफ्थ फ्लोर पर रहते हो। फिफ्थ फ्लोर पर जितने भी रूम्स हैं उनमें से जो भी रूम तुम्हें पसंद आए वो तुम्हारा होगा, और कल ही हम किसी को बुलाकर उसे तुम्हारी पसंद के मुताबिक बना देंगे। मैं हल्का सा स्माइल करके कहता हूँ, ओके मॉम। मैं अभी आसपास देख ही रहा होता हूँ कि अचानक एक रूम का डोर खुलता है, बाहर चेंशी निकलता है। वो आसपास के रूम्स की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, ये मेरा प्राइवेट पियानो रूम है, और वो सामने मेरा स्टडी रूम है, और वो मेरा चेस और पेंटिंग रूम है। फिर एक पल रुक कर मेरी तरफ देखते हुए ठंडी आवाज में बोलता है, तो मेरे रूम के बिल्कुल पास वाला रूम मत लेना, मुझे बेकार लगता है। इतना कहकर वो जोर से डोर बंद कर देता है। मैं चुपचाप उसकी हरकत देखते हुए सोचने लगता हूँ, मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, ये जो गरीब हो ना आदमी, ये साला अपनी आदत से गरीब हो। एक एडॉप्टेड बेटा इतना एरोगेंट, और असली यंग मास्टर के वापस आने के बाद भी उसका ये एटीट्यूड, लगता है इसे सच में बहुत ज्यादा स्पॉइल किया गया है। मैं अपने चेहरे पर उदासी लाकर धीरे से कहता हूँ, मॉम डैड, लगता है मेरा छोटा भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। अगर आप लोग चाहे तो मैं गेस्ट रूम में ही रह लेता हूँ। मॉम तुरंत मना कर देती है, बिल्कुल नहीं, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम पहले अपनी पसंद का रूम चूज करो, और आज रात हम उसे अच्छी तरह समझाएंगे। मैं चुपचाप सर हिला देता हूँ और एक रूम चूज कर लेता हूँ। उसके बाद मॉम डैड और मेरी तीनों सिस्टर्स जो गिफ्ट मेरे लिए तैयार करके रखे थे वो सब मुझे देते हैं। उन गिफ्ट के साथ 2 बैंक कार्ड्स भी होते हैं जिनमें ऑलरेडी मिलियंस पड़े होते हैं। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराता हूँ, आखिर पैसे मिलने पर किसको खुशी नहीं होती। वैसे मुझे तुम्हारे प्यारे प्यारे कमेंट्स और सब्सक्राइब करने से भी खुशी होती है, तो कर दिया करो 5-10 अकाउंट से। चलो स्टोरी पर वापस आते हैं। उस रात मॉम और डैड अपनी बात के मुताबिक सीधा चंशी के रूम में चले जाते हैं ताकि उसे समझा सके, और मैं अपने नए रूम में इधर उधर घूम कर पूरा इन्वायरमेंट देखने लगता हूँ और घर को समझने की कोशिश करता हूँ। दूसरी तरफ मॉम एंड डैड सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ चंशी के सामने बैठे होते हैं। डैड कहते हैं, आज तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, तुमने हमसे प्रॉमिस किया था कि तुम शियो को अपने रियल भाई की तरह ट्रीट करोगे, फिर तुम आज ऐसा क्यों कर रहे हो। चंशी बिल्कुल शांत तरीके से उन दोनों के लिए पानी का गिलास भर कर रखता है और फिर आराम से बोलता है, मॉम डैड टेंशन मत लीजिए, वो आपका बायोलॉजिकल बेटा है, मैं उसका कभी बुरा नहीं करूंगा, लेकिन हर फैमिली में एक अच्छा लड़का होता है तो एक बुरा लड़का भी होना चाहिए। वो अभी अभी घर वापस आया है, इस वक्त वो सबसे ज्यादा इनसिक्योर फील करेगा। अगर मैं उसे थोड़ा प्रेशर दूंगा और आप लोग उसका साइड लेंगे तो उसे और अच्छे से समझ आ जाएगा कि आप लोग उससे कितना प्यार करते हैं। इस तरह वो जल्दी आप लोगों पर डिपेंड होना सीख जाएगा। यार सॉरी यार चंशी भाई, गलत समझ लिया मैंने तुम्हें। यार तुम तो बढ़िया बंदे हो। खैर आगे वो कहता है, साथ ही उसे ये भी समझ आ जाएगा कि सिर्फ घर वापस आ जाने से सब कुछ परफेक्ट नहीं हो जाता, उसका नेचर बहुत सॉफ्ट है। ये बंदा सॉफ्ट बोल भी किसको रहा है, वो सामने खड़ा इंसान रात में इताची बनकर पूरी फैमिली खत्म कर सकता है। पता नहीं यार ये बार बार इधर उधर कैसे निकल जाता हूँ। स्टोरी पर वापस आते हैं। आगे चंशी कहता है, सॉफ्ट रहकर चंद फैमिली में सरवाइव करना आसान नहीं है। इतना कहते ही उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी और सीरियस हो जाती हैं। अब उसके चेहरे पर मेरे सामने वाली चाइल्डिश एक्टिंग का एक भी निशान नहीं था। मैं समझ भी नहीं पाता कि असल में उसके दिमाग में क्या चल रहा था। सच तो ये था कि उसके दिल में मेरे लिए कोई दुश्मनी नहीं थी। शुरू से ही उसने अपनी पोजीशन क्लियर रखी थी। उसे पहले से ही पता था कि एक दिन चंद फैमिली का असली यंग मास्टर जरूर वापस आएगा, और चंद फैमिली बाकी वेल्दी फैमिलीज जैसी नहीं थी। यहाँ सबसे पहले सिर्फ इंटरेस्ट देखे जाते थे। ये बात इस फैमिली के हर मेंबर के खून में बसी हुई थी, इसीलिए चंशी कभी भी जेलसी या बेकार के झगड़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता था। वो अच्छी तरह जानता था कि फैमिली में वही टिकता है जिसके हाथ में पावर होती है। इतने सालों की उसकी मेहनत सिर्फ इसलिए बेकार नहीं हो सकती थी क्योंकि अचानक से मैं वापस आ गया था, और उसकी नजर में मैं तो एक बिल्कुल बेकार इंसान था जो उसकी जगह लेने आया था। आखिर मॉम डैड ने हजारों बच्चों में से उसे चुनकर अपना बेटा बनाया था और सालों तक अपना सब कुछ देकर उसे बड़ा किया था। वो इतनी आसानी से उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा मेरी पोजीशन बस चंद फैमिली के एक मैस्कॉट की होगी। मैं कभी भी उसकी असली पोजीशन के लिए थ्रेट नहीं बन सकता था। चंशी की बात सुनकर मॉम डैड एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर मॉम धीरे से कहती हैं, शियो हमारी चंद फैमिली का सबसे प्रीशियस ट्रेजर है। हमारे पास इतनी पावर है कि हम उसे इन सब डेंजरस चीजों से हमेशा दूर रख सकते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी हिफाजत में रहने वाला छोटा राजकुमार बने और पूरी जिंदगी बिना किसी टेंशन के जिए। हमारे लिए उसकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन बस यही है। सच कहूँ तो जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा था तभी उन्हें मुझसे एक अजीब सा लगाव हो गया था। ना मैं एरोगेंट था, ना गुस्से वाला, और ना ही मैं किसी के सामने झुकने वाला था, और ना ही मुझसे किसी की चमचागिरी होती है। इतनी पावरफुल फैमिली में पहली बार आने के बाद भी ना मेरे चेहरे पर डर था और ना ही दौलत देखकर लालच। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि स्लम जैसी जगह पर मेरे जैसा इंसान कैसे बड़ा हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस बात को ज्यादा सोचा ही नहीं। उन्हें बस लगा कि शायद चंद फैमिली का खून ही ऐसा होता है और मैं बचपन से ही अपनी लिमिट समझने वाला इंसान था। इसीलिए आखिर में मॉम डैड बस इतना ही कहते हैं, ठीक है हम इस बारे में और कुछ नहीं कहेंगे। अगली सुबह मॉम डैड और मेरी तीनों सिस्टर सुबह सुबह ही घर से निकल जाती हैं। वैसे भी वो सब हमेशा अपने काम में इतने बिजी रहते थे कि एक दिन की छुट्टी लेना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। कल सिर्फ मेरा वेलकम करने के लिए सबने अपना पूरा
शेड्यूल कैंसिल कर दिया था। इससे मुझे भी समझ आ गया कि मेरी उनकी नजर में कितनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन आज उन सबको अपना पेंडिंग काम कंप्लीट करना था, इसीलिए घर पर रुक कर मेरा ख्याल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी चंशी के ऊपर आ गई। घर से निकलने से पहले मॉम डैड थोड़ी गिल्टी फीलिंग के साथ मुझे सब कुछ समझाते हैं। वो कहते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सीधा चंशी या अंकल साहू को बता देना और फिलहाल सिर्फ मेन हाउस के अंदर ही रहना। इतना कहकर सब एक एक करके घर से चले जाते हैं। दूसरी तरफ चंशी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता था। उसने मेरी तरफ ढंग से देखा तक नहीं, जैसे उसके पास दुनिया भर का फ्री टाइम हो, जबकि असल में उसके पास खुद बहुत इंपॉर्टेंट काम थे। उसके हिसाब से सिर्फ मेरे जैसे नाम के बड़े भाई की बेबी सिटिंग करने का उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। जाते जाते वो बस इतना कहता है, बेहतर होगा तुम कहीं बाहर मत जाना। चंशी बिना मेरी तरफ देखे ठंडी आवाज में कहता है, बस अपने रूम में चुपचाप बैठो और एक अच्छे बच्चे की तरह रहो, और जो भी हो मेरे पास मत आना, मेरा टाइम बहुत कीमती है। मैं मासूम सा चेहरा बनाकर उससे कहता हूँ, लेकिन मॉम डैड ने तो आपसे कहा था कि आप मेरा ख्याल रखेंगे। वो मेरी बात सुनकर हल्का सा हंस पड़ता है और कहता है, मैं ख्याल रखूंगा? तुम्हारी उम्र कितनी है जो तुम्हें किसी और के ख्याल की जरूरत पड़ रही है? मुझे पता था कि उसे अच्छी तरह से समझ है कि मेरा ख्याल रखने की जरूरत है। वो बस जानबूझकर ऐसा बोल रहा था। मैं सीधा जवाब देता हूँ, ठीक है फिर मैं अकेले ही घूम लेता हूँ, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही वो थोड़ा चिढ़कर कहता है, मैंने तुमसे कहा ना अपने रूम में ही रहना, फिर इधर उधर घूमने की जिद क्यों कर रहे हो? मैं हल्का सा स्माइल करके बोलता हूँ, अगर आप मेरे साथ ही नहीं चलेंगे तो फिर अकेले घूमने में मजा ही क्या? मेरी बात सुनकर चंशी ठंडी हंसी हंसता है और कहता है, क्या तुम सच में इतने छोटे हो कि मुझे तुम्हारे साथ चलना होगा? तुम्हें ये डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ और फिर मॉम डैड का सिर्फ एक ही बेटा बचेगा? मैं बिना जरा भी घबराए उसकी तरफ देख कर मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, मॉम डैड को आप पर इतना भरोसा है तभी तो उन्होंने मुझे आपके हवाले किया है, फिर मुझे किस बात का डर होना चाहिए? मेरी बात सुनकर उसकी आंखें एकदम ठंडी हो जाती हैं। वो मुझे गहरी नजर से देखते हुए कहता है, तुम उतने बेवकूफ नहीं हो जितना मैंने सोचा था, लेकिन अफसोस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वो बिना मेरा रिएक्शन देके वहां से चला जाता है। मैं कुछ देर तक उसे जाते हुए देखता हूँ, फिर मैं खुद भी खाली नहीं बैठता। सबसे पहले मैं पूरे मेन हाउस का लेआउट देखकर घर को थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद मैं सीधा अंकल जाओ के पास चला जाता हूँ। वैसे तो चंद फैमिली के बारे में मैं वापस आने से पहले ही सारी फाइल्स पढ़ चुका था, लेकिन फिर भी मैं ये सब उनके मुंह से सुनना चाहता था, या यूँ कहूँ तो मैं देखना चाहता था कि चंद फैमिली मुझे क्या बताना चाहती है और क्या छुपाना चाहती है। मैं उनसे फैमिली के बारे में एक के बाद एक सवाल पूछता हूँ, लेकिन उनके जवाब काफी नॉर्मल होते हैं। वो सिर्फ वही बातें बताते हैं जो इंटरनेट पर भी आसानी से मिल जाती हैं। जैसे ही मैं किसी सेंसिटिव या हिडन मैटर के बारे में पूछता हूँ, वो या तो बात घुमा देते हैं या सीधा कहते हैं, यंग मास्टर फिलहाल ये सब जानने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जानकारी आपके लिए अच्छी नहीं होगी। कुछ देर तक और पूछने के बाद मुझे समझ आ जाता है कि उनसे ज्यादा कुछ निकलने वाला नहीं है, इसीलिए मैं वापस अपने रूम में आ जाता हूँ और बेड पर लेटकर आंखें बंद कर लेता हूँ। अंकल जाओ की बातें मेरे दिमाग में बार बार घूमने लगती हैं। चैन फैमिली का अंडरवर्ल्ड और लीगल बिजनेस दोनों पर ही जबरदस्त कंट्रोल था। मेरी बायोलॉजिकल मॉम लू चैन ग्रुप की सीईओ थी और साथ ही पुरानी फाइनेंशियल फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर भी थी। उनका मायका भले ही चैन फैमिली जितना पावरफुल ना हो, लेकिन उनके पास भी 100 साल पुरानी दौलत और इन्फ्लुएंस था। मॉम डैड दोनों मिलकर ग्रुप के सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस कंट्रोल करते थे और इसी वजह से हर कोई उनसे डरा रहता था। मेरी तीनों बड़ी सिस्टर्स भी अपने अपने फील्ड की जीनियस थी और अडॉप्टेड बेटा चेंशी, उस पर तो इस फैमिली ने अपना सब कुछ लगा दिया था। वो चैन ग्रुप का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन था, चैन फैमिली का पब्लिक फेस था, जितर, चेस, कैलीग्राफी और पेंटिंग हर चीज में एक्सपर्ट था। सबसे बड़ी बात उसकी सोशल स्किल्स काफी कमाल की थी। कैपिटल के सारे यंग मास्टर्स के बीच वो एक हिडन लीडर की तरह काम करता था और फैमिली को बहुत फायदा पहुंचाता था। इस फैमिली की एक सबसे छोटी आंट भी थी, चेन निंगबिंग, जो हमेशा ओवरसीज रहती थी। वो फॉरेन बिजनेसेस संभालती थी। उसका नेचर काफी वाइल्ड था और फैमिली की पावर स्ट्रगल में उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इतना सब कुछ सोचने के बाद मैं खुद ही हंस पड़ता हूँ। अगर देखा जाए तो पूरी चैन फैमिली में सिर्फ मैं ही एक बेकार इंसान लग रहा था। मैं धीरे से बोलता हूँ, यार प्रेशर तो सच में काफी ज्यादा है। टाइम पास करने के लिए मैं कैपिटल के ऑनलाइन फोरम्स खोल लेता हूँ और मुझे पहले से ही एक्सपेक्टेड था सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मेरे बारे में ही चल रही होती है। चंद फैमिली का असली एल्डेस्ट यंग मास्टर वापस आ गया था और इसी एक खबर ने पूरी हाई सोसाइटी में हंगामा मचा दिया था। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे अनेक आंखें छुपकर सिर्फ मुझे ही देख रही हैं। सबसे ज्यादा लोग बस एक ही चीज का इंतजार कर रहे थे, मेरे और चंशी के बीच कब टकराव होगा। आखिर मेरे वापस आने से पहले चंशी की पोजीशन कोई बिल्कुल भी हिला नहीं सकता था। वो उनके सर्कल का सबसे चमकता हुआ यंग मास्टर था, लेकिन अब असली बायोलॉजिकल बेटा वापस आ चुका था। ऐसे में सबको लग रहा था कि पावर स्ट्रगल होना तो पक्का है। और सबसे आयरॉनिक बात यह थी कि मैं एक इंसान था जो स्लम्स में बड़ा हुआ था, लेकिन सिर्फ अपने खून की वजह से चंशी के सर पर आ बैठा। कैपिटल की हाई सोसाइटी में मेरा और चंशी का कंपैरिजन होना तो शुरू से ही तय था, लेकिन सिर्फ चंद फैमिली ही नहीं बल्कि लू फैमिली भी इस वक्त सबकी नजरों में थी। लू फैमिली भी चंद फैमिली की सबसे बड़ी राइवल थी। वो भी एक 100 साल पुरानी प्रेस्टिजियस फैमिली थी और कैपिटल की टॉप फाइनेंशियल पावर हाउसेस में से एक मानी जाती थी। बस चंद फैमिली के मुकाबले थोड़ी लो प्रोफाइल रहती थी और रेपुटेशन में सिर्फ एक कदम पीछे थी। इस जनरेशन में दोनों फैमिलीज का रिश्ता कभी अच्छा होता था तो कभी खराब, लेकिन दोनों हमेशा अपने फायदे के हिसाब से डिसीजंस लेती थी। इसी वजह से दोनों फैमिलीज ने पॉलिटिकल मैरिज
मैरिज का फैसला किया था। मेरे पैदा होते ही मेरी और लू फैमिली की बेटी की एंगेजमेंट फिक्स कर दी गई थी। शायद इसी अलायंस से डर कर किसी ने मुझे किडनैप कर लिया था ताकि ये दो पावरफुल फैमिलीज कभी एक ना हो पाए। मेरे गायब होने के बाद चंद फैमिली ने मुझे हर जगह ढूंढा, लेकिन जब मैं उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने बहुत सोच समझ कर चंशी को अडॉप्ट कर लिया। चंशी ने भी सालों तक बहुत मेहनत की और धीरे धीरे लू फैमिली ने भी उसे अपना फ्यूचर सन इन लॉ मान लिया था। लेकिन अब जब मैं अचानक से वापस आ गया था तो पूरी सिचुएशन ही बदल चुकी थी। क्या ये मैरिज अलायंस अभी भी वैसी ही रहेगी? मेरी जगह कौन लेगा और चंशी की जगह कौन? चाहे जो भी होता, एक बहुत बड़ा तूफान आना तो पक्का था। सच कहूँ तो ये सब सोचकर मुझे भी थोड़ा मजा आ रहा था। तभी मेरे रूम के डोर पर नॉक होता है। मैं अपना फोन बंद करता हूँ, धीरे से डोर खोलता हूँ। डोर खोलते ही मेरे सामने चंशी अपनी हमेशा वाली एरोगेंट स्माइल के साथ खड़ा होता है। वो मुस्कुराता जरूर है, लेकिन उसकी आवाज में जरा भी प्यार नहीं होता। मैं उसे देखकर कहता हूँ, आप तो बहुत बिजी रहते हो ना, फिर मेरे पास आने का टाइम कैसे मिल गया? मेरी बात सुनकर वो चिढ़कर कहता है, तुम्हें लगता है मैं खुद यहाँ आना चाहता था? घर में एक हॉनेट गेस्ट आया और उन्होंने स्पेसिफिकली तुमसे मिलने की बात की है। नीचे फर्स्ट फ्लोर के मेन हॉल में चलो। मैं बिना कुछ कहे उसके साथ नीचे चला जाता हूँ। हॉल में पहुंचते ही मेरी नजर सोफे पर बैठे सीधा एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ती है। मैं तुरंत उनके पास जाकर पोलाइटली कहता हूँ, नमस्ते थर्ड ग्रैंड अंकल। वो मुझे देखते ही जोर से मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, अरे वाह कितना अच्छा बच्चा, इधर आओ मेरे पास बैठो। जैसे ही वो मेरा चेहरा ध्यान से देखते हैं, उनकी आंखों के अंदर छुपा हुआ हिसाब किताब मुझे साफ नजर आता है। वो सिर्फ प्यार ही दिखाते हैं। वो कहते हैं, आज तुम्हारे घर वापस आने की खुशी में मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ। अब हम सब एक फैमिली हैं, इसलिए आगे भी मिलते रहना चाहिए। इतना कहकर थर्ड ग्रैंड अंकल चैन बोशन के पीछे खड़ा आदमी एक बॉक्स निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा देता है। मैं दोनों हाथों से उसे संभाल कर ले लेता हूँ। कुछ देर तक हम नॉर्मल बातें करते रहते हैं। फिर चैन बोशन उठते हुए कहते हैं, ठीक है अब तुमसे मिल भी लिया और तुम्हें गिफ्ट भी दे दिया, अब मुझे और भी काम है, मैं चलता हूँ। वो धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अचानक रुक जाते हैं और मेरी तरफ मुड़कर कहते हैं, क्या आप तुम अपने थर्ड ग्रैंड अंकल को बाहर तक छोड़ने नहीं आओगे? मैं उनके साथ चलने के लिए उठ ही रहा होता हूँ कि चैन तुरंत बीच में आ जाता है और कहता है, थर्ड ग्रैंड अंकल इसे अभी घर के रूल्स भी नहीं पता है, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। चंद बोशन मुस्कुरा कर कहते हैं, दरअसल मुझे अभी याद आया कि कार के ट्रंक में इसके लिए एक और गिफ्ट भी रखा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ ये मेरे साथ चले और वो ले आए। चंशी स्माइल करते हुए कहता है, मैं ले आता हूँ ना। क्या बात है थर्ड ग्रैंड अंकल, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैं इसका गिफ्ट चुरा लूंगा? चंद भूषण हल्की सी हंसी के साथ कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो चलो साथ ही चलते हैं। इतना कहकर चंशी उन्हें बाहर तक छोड़ने लगता है। मुझे ये सब थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैं भी उनके पीछे थोड़ी दूरी बनाकर चलने लगता हूँ। आधे रास्ते तक सब नॉर्मल था, लेकिन अचानक मुझे महसूस होता है कि मेरे पीछे कोई है, जैसे एक या दो लोग छुप कर मेरा पीछा कर रहे हैं। फिर भी मैं अपने चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं लाता और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आगे चलता रहता हूँ। आखिर इस घर में मेरी इमेज तो बस एक सीधे साधे दुनिया से अनजान और बिल्कुल बेकार एल्डेस्ट यंग मास्टर की ही थी, लेकिन अगले ही पल मेरे पूरे शरीर में टेंशन भर जाती है। मुझे साफ महसूस होता है कि हवा को चीरते हुए कोई खतरनाक वेपन सीधा मेरी तरफ आ रहा है। वो खतरनाक वेपन सीधा मेरी गर्दन के पिछले हिस्से को टारगेट करके हवा को चीरता हुआ आ रहा है। वो मूवमेंट मेरी जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक पल का फैसला छोड़ गया था, लेकिन उसी वक्त मेरी राइट साइड से एक लकड़ी का पत्ता तेज रफ्तार से उड़ता हुआ आता है। वो मेरे बिल्कुल पीछे से गुजरता है और उस हिडन वेपन को बीच में ही रोक देता है और टकराने के बाद हवा में दो तीन बार घूमकर लेफ्ट साइड के फ्लावर बशेस में जा गिरता है। आवाज सुनकर मैं तुरंत पीछे मुड़कर देखता हूँ, तभी एक बहुत बड़ा वुल्फ डॉग मेरे पास से बिजली की तरह निकलता है। वो सीधा फ्लावर बशेस में घुसता है, अपने मुंह में वो लकड़ी का पत्ता उठाता है और दूसरी तरफ भाग जाता है। उस वक्त उसका एक्सप्रेशन इतना खतरनाक था कि एक पल के लिए मुझे लगा जैसे उसके भागने की डायरेक्शन में कोई काली परछाई भी पल भर के लिए गायब हो गई हो। मैं अभी कुछ समझ ही नहीं पाता कि अचानक अंकल जाओ मेरे सामने आ जाते हैं। उनके चेहरे पर माफी साफ दिख रही होती है। वो तुरंत कहते हैं, आई एम सॉरी यंग मास्टर, मैं बस वांग काई को ट्रेन कर रहा था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आप यहाँ पर हैं। अभी गलती से आपको चोट लग जाती, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं हैरानी से पूछता हूँ, वांग काई मतलब अभी जो वुल्फ डॉग था वो शांत आवाज में कहते हैं, जी, लेकिन उनके दिमाग में एक अलग ही बात चल रही होती है। मैं इतने बड़े और खतरनाक वुल्फ डॉग को देखकर भी जरा सा नहीं डरा था। अगर मेरी जगह कैपिटल का कोई और यंग मास्टर होता तो अब तक उसके पैर डर के मारे कांप रहे होते हैं। शायद इसी वजह से अंकल जाओ के मन में भी ये ख्याल आता है कि मैं वाकई मास्टर और मैडम का असली खून हूँ। मैं बस हल्का सा स्माइल करके कहता हूँ, कोई बात नहीं, वैसे भी ये सब देखना काफी इंटरेस्टिंग था। आखिर एक बटलर के पास इतनी जबरदस्त स्किल होना कोई नॉर्मल बात तो नहीं थी। तभी मुझे अचानक एक और अजीब सी आवाज सुनाई देती है, किसी आदमी की बहुत ही दर्दनाक चीख। मैं अपनी गर्दन उस डायरेक्शन में घुमाकर पूछता हूँ, अंकल जाओ उधर से ये कैसी आवाज आ रही है? वो बिना एक सेकंड वेस्ट किए मेरे और उस डायरेक्शन के बीच खुद खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं, वांग काई के साथ ट्रेनिंग कर रहे होंगे। लेकिन अंदर ही अंदर वो और भी ज्यादा शॉक हो चुके थे। आज इतनी दूर से आई थी कि उसे तो वो खुद मुश्किल से सुन पाए थे, फिर भी मैंने उसे इतनी आसानी से सुन लिया था। मैं फिर पूछता हूँ, क्या मैं उधर जाकर देख सकता हूँ? वो मुझे तुरंत मना कर देते हैं और कहते हैं, अगली बार देख लेना। और शायद से सेकंड यंग मास्टर शायद आपका गिफ्ट लेकर वापस आ गए होंगे और आपको ही ढूंढ रहे होंगे। मैं थोड़ा सरप्राइज होकर उनकी तरफ देखता हूँ और कहता हूँ, अंकल जाओ आप तो अभी वहाँ थे ही नहीं, फिर आपको कैसे पता कि सेकंड यंग मास्टर वापस आ रहा होगा? आखिर जब चंद भूषण और चंशी बाहर गए थे तब अंकल जाओ मेन हॉल में थे और वो तो एंट्रेंस के पास भी नहीं था। मेरी बात सुनकर एक पल के लिए उनका चेहरा सख्त हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो नॉर्मल होते हुए कहते हैं, आंट शियो ने मुझे बता दिया था। मैं सर हिलाकर कहता हूँ, अच्छा ठीक है मैं समझ गया। फिर मैं कहता हूँ, तो चलिए अंकल जाओ आप भी मेरे साथ चलिए। वो तुरंत मना कर देते हैं, नहीं यंग मास्टर, मुझे अभी वांग काई की ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी है। मैं बस सर हिलाकर वहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ। मुझे जाता देख अंकल
अंकल जाओ चुपके से राह की सांस लेते हैं, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें एकदम ठंडी और खतरनाक हो जाती हैं और वो उल्टे डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। मैं कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि सामने से चेंशी वापस आता हुआ दिख जाता है। उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। मैं सीधा उससे पूछता हूँ, तुम मेरा गिफ्ट नहीं लाए क्या, या फिर तुमने उसे अपने पास ही रख लिया? मैं जानबूझकर थोड़ा शॉक्ड और दुखी चेहरा बना देता हूँ। वो मेरी बात सुनकर होठ टेढ़े करता और कहता है, मेरी पोजीशन के साथ जो मैं चाहूँ वो ले सकता हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे छोटे से गिफ्ट पर नजर रखूंगा? इतना कहकर वो आके घुमाता है। मैं तुरंत अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर कहता हूँ, तो फिर मेरा गिफ्ट मुझे दे दो। वो मेरा हाथ जोर से हटा देता और चिढ़कर बोलता है, उस बूढ़े को खुद याद नहीं था, ट्रंक में कोई गिफ्ट था ही नहीं, बेकार में मुझे वहां तक भेज दिया। मुझे तो लगता है कि उसने जानबूझकर मुझे वहां बुलाया था। उस बूढ़े के दिमाग में पता नहीं कितनी गंदी प्लानिंग चलती रहती है। चंशी मेरी तरफ देखकर कहता है, उस बूढ़े आदमी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं अगला कौन सा नया ड्रामा करेगा। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोलता है, वैसे भी अगर तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है तो सीधा अपने रूम में वापस चले जाओ, बाहर इधर उधर मत घूमो। शायद उसके हिसाब से अब उसने मेरे जैसे मुसीबत को यहाँ से भेज दिया था और अब उसे अपने असली काम देखने थे। मैं उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में पूछता हूँ, ये मेरा ही घर है ना, फिर आप इसे बाहर क्यों बोल रहे हो? क्या मैं थोड़ा सा वॉक भी नहीं कर सकता? वो बिना मेरी बात का सीधा जवाब दिए कहता है, फिलहाल नहीं। फिर अचानक कुछ अजीब सी बात बोलता है, घर के काफी हिस्से अभी तक प्रॉपरली क्लीन नहीं हुए हैं, हर जगह कीड़े सांप और चूहे घूमते रहते हैं। पहले मॉम डैड ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब तुम वापस आ गए हो तो ये सब चीजें यहाँ नहीं रह सकती। मैं सर हिलाकर कहता हूँ, अच्छा ठीक है। मैं ऐसा दिखाता हूँ जैसे मुझे उसकी बात आधी ही समझ आई हो और चुपचाप वापस अपने रूम की तरफ चल देता हूँ। दूसरी तरफ चंद भूषण पूरे रास्ते एक भी बार नहीं मुस्कुराता। अपने विला पहुंचते उसका चेहरा और भी ठंडा हो जाता है। उसके सामने उसके सारे ट्रस्टेड सबऑर्डिनेट्स घुटनों के बल बैठे होते हैं। आज के उसके तीनों प्लान्स फेल हो चुके थे और ऊपर से उसके 2-3 आदमी भी मारे जा चुके थे। वो अपनी चेयर पर सीधा बैठकर काफी देर तक चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, हमने दुश्मन को अलर्ट कर दिया है, अब चेन शियो पर हाथ डालना पहले से बहुत मुश्किल हो जाएगा। नीचे घुटनों के बल बैठे लोगों के पैर तक सुन हो चुके थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती बीच में बोलने की। कुछ देर बाद चंद भूषण गुस्से में कहते हैं, वो चेन शी उस छोकरे ने मुझे बार बार सरप्राइज किया है, हर बार मेरी प्लानिंग खराब कर देता है। सच तो ये था कि मुझसे ज्यादा वो चेंशी को खत्म करना चाहता था। उसे याद आता है जब चेंशी पहली बार चंद फैमिली में आया था, तब वो बिल्कुल मासूम और सीधा बच्चा लगता था। उस वक्त चंद भूषण को लगा था कि उसे कंट्रोल करना बहुत आसान होगा, इसीलिए उसने 3 साल लगाकर उसका ट्रस्ट जीता और उसके बाद के 10 साल तक सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चलता रहा। लेकिन जब उसे लगा कि अब वो चेंशी को अपनी उंगलियों पर नचाकर चंद फैमिली के खिलाफ उसे पपेट बना देगा, तब उल्टा उसी चेंशी ने उसे सबसे बड़ा झटका दे दिया। इतने सालों की प्लानिंग के बाद पहली बार उसका हिसाब गलत निकला था। वो सीधा दिखने वाला लड़का असल में बाहर से सफेद और अंदर से काला निकला। चंद भूषण खुद चेंशी की उंगलियों का खिलौना बन चुका था। वो गुस्से में सोचता है, चेंजी और लू ने वाकई कमाल के बच्चे पाले हैं, हर अगला बच्चा पिछले से भी ज्यादा मुश्किल निकलता है। अब जब मैं भी वापस आ चुका था तो वो इस मौके को दोबारा हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। आखिर में वो हाथ हिलाकर कहता है, ठीक है सब उड़ जाओ, अब बताओ अगली बार क्या करना चाहिए? तभी उसके आदमियों में से एक धीरे से बोलता है, क्या हमें सिर्फ फर्स्ट यंग मास्टर को ही टारगेट करना चाहिए या फिर सेकंड यंग मास्टर चेंशी को भी? असली और नकली दोनों यंग मास्टर्स को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना मुश्किल नहीं होगा, इन दोनों के बीच दरार डालना काफी आसान लग रहा है, खास करके चेंशी आओ, वो चेंशी जितना स्मार्ट भी नहीं लगता। तभी से शिफ्ट होता है। शाम को मॉम डैड और मेरी तीनों सिस्टर्स अपना काम खत्म करके घर वापस आ जाती हैं। चेंशी उन्हें पूरे दिन में जो कुछ भी हुआ सब डिटेल में बता देता है। उसकी बात सुनते ही सबके चेहरे सीरियस हो जाते हैं और डिनर टेबल का माहौल एकदम हैवी हो जाता है। डैड धीरे से कहते हैं, लगता है अब से हमेशा कोई ना कोई उसके साथ रहना चाहिए। आज तो सिर्फ वो बूढ़ा आया था, कल पता नहीं कौन से शैतान या कौन से लोग लिटिल फैंग के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। मॉम कहती है, लेकिन हम भी तो हर वक्त उसके साथ नहीं रह सकते। तब चेंशी बिल्कुल शांत आवाज में बोलता है, तो फिर अपने आदमियों को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, वो उसके पर्सनल बॉडीगार्ड्स बनकर उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। फिर वो आगे कहता है, वैसे भी हमेशा उसे इतनी प्रोटेक्शन देना सोल्यूशन नहीं है, धीरे धीरे उसे भी हमारी लाइफ और हमारे एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना होगा। उस वक्त मैं अपने रूम में थोड़ी देर के लिए सो गया था, इसीलिए डिनर के लिए थोड़ा लेट नीचे आता हूँ। जैसे मैं डाइनिंग हॉल में पहुंचता हूँ, मैं एक एक करके सबको ग्रीट करता हूँ। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, आप लोग किस बारे में बात कर रहे थे? कल के मुकाबले आज मेरा बिहेवियर काफी रिलैक्स था। मैं आराम से चेयर पर बैठ जाता हूँ। मॉम मुस्कुरा कर कहती है, कुछ खास नहीं, बताओ घर में रहने की आदत हो रही है तुम्हें? मैं स्माइल करके कहता हूँ, जी काफी अच्छी तरह, और मेरा भाई भी मेरा बहुत ख्याल रखता है। मेरी बात सुनकर चेंशी बस ठंडी सी हफ करता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है, जैसे उसे मेरी तरफ देखना भी पसंद ना हो। मॉम खुश होकर कहती है, तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों एक ही एज के हो, इसलिए तुम दोनों आसानी से एक दूसरे को समझ पाओगे और हम चाहते हैं कि चेंशी हर चीज में तुम्हारी हेल्प करे। ये सुनकर चेंशी तुरंत बोल पड़ता है, मॉम आपको पता है मैं पहले ही कितना बिजी रहता हूँ और अब आप मुझे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हो। ये सुनकर मॉम कहती है, ये तो वैसे भी तुम्हारा काम है, अपने बड़े भाई का थोड़ा सा ख्याल रख लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। मेरी एल्डर सिस्टर कहती है, इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी भागना चाहते हो क्या तुम? वाकई चंद फैमिली के मेंबर हो। लेकिन चेंशी भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो सीधा कहता है, इसमें सिर्फ मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों हो? तुम लोग भी तो चंद फैमिली के ही मेंबर हो, फिर तुम लोग घर पर रहकर रोज इसका ख्याल क्यों नहीं रखते? मेरी थर्ड सिस्टर चेन जियांग दोनों हाथ ऊपर करके हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतना बिजी रहती हूँ कि खुद का टाइम नहीं मिलता। मॉम डैड से ही पूछ लो, क्या वो सच में चाहेंगे कि हमारे लिटिल ब्रदर को मीडिया और कैमरास के सामने ले जाऊं मैं? उसके बाद चेंग जिंग अपना चश्मा ठीक करते हुए शांत आवाज में कहती है, मैं पूरा दिन हॉस्पिटल और रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच ही बिजी रहती हूँ, अगर ये मेरे साथ घूमेगा तो इसका हेल्थ ही खराब हो जाएगा। फिर मेरी एल्डर सिस्टर भी बोल
बोल पड़ती है, अगर लिटिल फैन मेरे साथ चलना चाहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा वर्कलोड बहुत ज्यादा है, इसके लिए वो सब मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। तब डैड सबकी बात सुनकर कहते हैं, इसीलिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि लिटिल फैन तुम्हारे साथ रहे। शियाओशी, जब भी तुम फ्री हो इसे अपने साथ ले जाया करो, धीरे धीरे ये तुम्हारे सोशल सर्कल में एडजस्ट हो जाएगा। और एक बात याद रखना, किसी को भी इसे बुली मत करने देना, इसकी थोड़ी प्रोटेक्शन भी करना। चंशी बस बेजान सी आवाज में जवाब देता है, जी ठीक है। उसके बाद सब लोग आराम से खाना खाने लगते हैं। खाना खाते खाते अचानक मॉम बहुत संभल कर मुझसे पूछती है, वैसे लिटिल फैन जब तुम बाहर थे तब क्या तुम कभी स्कूल गए थे? मैं पहले सर हिलाकर हाँ करता हूँ, फिर तुरंत ना कर देता हूँ और कहता हूँ मैं कभी किसी फॉर्मल स्कूल में नहीं गया, लेकिन मेरे बहुत सारे टीचर्स रहे हैं, इसीलिए बेसिक नॉलेज मुझे काफी अच्छी तरह आती है। मेरी बात सुनकर पूरी फैमिली एक दूसरे की तरफ देखने लगती है। फिर मॉम दोबारा पूछती है, तो लिटिल फैन क्या तुम कैपिटल के टॉप अकेडमी में पढ़ना चाहोगे? वहाँ पढ़ाई से ज्यादा नेटवर्किंग और सोशल एक्टिविटीज होती हैं, अगर तुम जाना चाहो तो ठीक है, और अगर नहीं जाना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके लिए एक चेंज ही काफी था, और अगर उनका बायोलॉजिकल बेटा सिर्फ आराम से लाइफ एंजॉय करना चाहता था तो उन्हें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं थोड़ा हैरान होकर पूछता हूँ, क्या लिटिल ब्रदर भी उसी अकेडमी में पढ़ता है? मॉम जवाब देने ही वाली होती है कि चंशी खुद बेपरवाह अंदाज में बोल देता है, मैं तो वहाँ सिर्फ नाम के लिए हूँ, मैं वहाँ बहुत कम जाता हूँ, अकेडमी में मुझे सिखाने लायक कुछ बचा ही नहीं है, मैं बस कभी कभी ओवरऑल सिचुएशन देखने चला जाता हूँ। उसकी बात से साफ पता चल रहा था कि अकेडमी में उसकी पोजीशन कितनी पावरफुल थी। मैं बिना सोचे सीधा कहता हूँ, अगर लिटिल ब्रदर नहीं जाते तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनकर चंशी तुरंत मेरी तरफ घूर कर देखता और कहता है, क्या बात है, अभी अभी घर वापस आया और इतनी जल्दी मुझसे कंपटीशन शुरू कर दिया? मॉम तुरंत बीच, अच्छा बस करो, अगर श्योर पेन नहीं जाना चाहता तो कोई बात नहीं, हम उसे फोर्स नहीं करेंगे। इतना कहकर मॉम हल्का सा खांसती हैं और फिर मेरी तरफ देख कर कहती हैं, वैसे शियो पेन एक और जरूरी बात है। मैं तुरंत कहता हूँ, जी मॉम बोलिए। मॉम धीरे से समझाती हैं, बहुत साल पहले हमारी फैमिली ने लू फैमिली के साथ एक मैरिज अलायंस फिक्स की थी। अब तुम दोनों की एज भी हो चुकी है, इसलिए शायद जल्द ही उस एंगेजमेंट को फुलफिल करना पड़े, लेकिन शादी का फाइनल डिसीजन लेने से पहले हम तुम्हारी मर्जी जरूर जानना चाहते हैं, और अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहते हो तो हम इस एंगेजमेंट को तोड़ने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैं अंदर ही अंदर इस मैरिज के सारे फायदे और नुकसान अच्छी तरह समझता था, लेकिन बाहर से ऐसा दिखाता हूँ जैसे मुझे इसके बारे में कुछ भी पता ना हो। मैं सीधा ये नहीं बताता कि मैं शादी के लिए रेडी हूँ या नहीं, मैं बस अपनी नजर चंशी की तरफ घुमा कर पूछता हूँ, लिटिल ब्रदर क्या आपको लू फैमिली की एल्डेस्ट यंग लेडी पसंद नहीं है? मेरी बात सुनकर चंशी हल्की सी हंसी हंसता और कहता है, मुझे किसी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं होती, मैं बस स्ट्रॉन्ग लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ। लू फैमिली की वो बेकार सी वेस, उसका चेहरा देखना भी मुझे पसंद नहीं है। मैं उसकी बात सुनकर हल्का सा आईब्रो उठा लेता हूँ। स्ट्रॉन्ग लोगों की रिस्पेक्ट करता है ये बात अलग थी, लेकिन उसने लू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर को सिर्फ एक यूजलेस वेस बोल दिया, जबकि मैंने जो इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेट की थी वो कुछ और ही कह रही थी। मैं थोड़ा क्यूरियस होकर पूछता हूँ, सच में सिर्फ एक वेस, ऐसा क्या किया है उसने? चंशी बिना रुके बोलना शुरू कर देता है, लू फैमिली की दो बेटियां हैं, बड़ी बेटी का नाम लियो रुयान है, हमारे सर्कल के लोग इज्जत में उसे एल्डेस्ट प्रिंसेस बुलाते हैं, लेकिन उसके पीछे सब उसका मजाक ही उड़ाते हैं। कैपिटल की सबसे नोटोरियस प्रोडिजल डॉटर है वो, बिल्कुल बिगड़ी हुई। वो आगे कहता है, जब वो सिर्फ 10 साल की थी तब उसने कंप्लेन किया कि उनकी फैमिली का प्राइवेट जेट बहुत बोरिंग लगता है, फिर उसने स्ट्रीट आर्टिस्ट को बुलाकर उस पूरे प्लेन पर ब्लैक और व्हाइट स्कल्स बना दिया। रिजल्ट ये हुआ कि एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के दिन लू फैमिली के हेड को मजबूरन कमर्शियल फ्लाइट की फर्स्ट क्लास में जाना पड़ा। मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ। चंशी रुकता भी नहीं है। 15 साल की एज में उसे पनिशमेंट के लिए सेंट्रल हॉल में घुटनों के बल बिठाया गया था, लेकिन उसने वहाँ एंसेस्टर्स के टैबलेट्स के सामने एनिमे फिगर्स की पूरी लाइन लगा दी और बोला कि एंसेस्टर्स बोर हो रहे होंगे, इसीलिए उन्हें एंटरटेन कर रही हूँ। डिनर टेबल पर सब बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ उसकी बात सुन रहे थे, जैसे ये सब पहले से जानते हो। चंशी फिर बोलता है, जब वो 16 साल की हुई तो अनोनिमस अकाउंट से खुद ही रूमर फैला दिया कि लू रियल एस्टेट बैंकक्रप्ट होने वाली है, कंपनी के शेयर्स गिर गए और 2 अरेंज मैरिज तक टूटने की नौबत आ गई। फैमिली हेड ने गुस्से में उसके सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिया, तो मैडम ने अपनी फैमिली के डार्क सीक्रेट्स भेज दिए सिर्फ पॉकेट मनी के लिए। मैं अंदर ही अंदर सोचता हूँ, ये लड़की तो वाकई कमाल का पीस है, लेकिन चंशी अभी भी नहीं रुकता। 17 साल की एज में फैमिली ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसे जो कैपिटल दिया था उससे उसने एक नाइट क्लब खोल दिया, जिसका नाम उसने रखा टॉम्ब ऑफ लू फैमिली। ओपनिंग के दिन एक प्रीस्ट को भी बुला लिया और अनाउंस किया कि ये स्पेशली हमारे चन फैमिली की फेंग शुई तोड़ने के लिए बनाया गया है। बाद में वो क्लब लाइसेंस ना होने की वजह से बंद कर दिया गया, और जब वो 20 साल की हुई तो लू फैमिली ने हार मानकर उसे ओवरसीज भेज दिया। मैंने सुना है वो वापस आ रही है। वैसे भाई उसकी और भी बहुत सारी लेजेंडरी स्टोरीज मेरे पास हैं, और सुनना चाहोगे? मैं बस हल्की सी स्माइल रोकता हूँ। सच कहूँ तो लू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर वाकई एक रेयर टैलेंट है। मैं फिर पूछता हूँ, अगर उनकी 2 बेटियां हैं और बड़ी वाली इतनी प्रॉब्लम है तो फिर सेकंड डॉटर को हेयर क्यों नहीं बना देते? चेंशी सीधा जवाब देता है, सेकंड डॉटर लू शीदा बचपन से ही वीक हेल्थ वाली है, उसे पावर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो हमेशा अपनी बड़ी बहन को ही सपोर्ट करती है और उसके किए हुए हर मैस को साफ करते करते ही उसकी जिंदगी निकल रही है। सच कहूँ तो उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि उसकी एक ऐसी बहन है। मैं सर हिलाकर चुप हो जाता हूँ। चंशी की बातें सुनकर मॉम डैड को भी लगने लगता है कि ये मैरिज अलायंस किसी आग के कुएं से कम नहीं है, और इसमें मुझे ढकेलना बिल्कुल सही नहीं होगा। तब मॉम प्यार से मेरी तरफ देखकर कहती है, शियाओ पैन शियाओशी, हमें थोड़ा और टाइम दो, हम इस एंगेजमेंट को पीसफुली कैंसिल करने का कोई परफेक्ट सोल्यूशन जरूर ढूंढ लेंगे। मैं इस बार भी कुछ नहीं कहता, बस सीधा सर हिलाकर बोलता हूँ, ओके मॉम। उसके बाद रात बिना किसी और इंसिडेंट के आराम से गुजर जाती है। अगली सुबह जब मेरी आंख खुलती है तो पूरे घर में फिर से कोई नजर नहीं आता। सब अपने अपने काम के लिए पहले ही निकल चुके होते हैं। पूरे घर में सिर्फ सर्वेंट्स इधर उधर बिजी नजर आते हैं।
आते हैं। मैं आंट शियो के पास जाकर पूछता हूँ, आंट शियो क्या लिटिल ब्रदर भी घर पर नहीं है? वो रिस्पेक्ट के साथ जवाब देती है, एल्डेस्ट यंग मास्टर सेकंड यंग मास्टर बस रेडी हो रहे हैं, वो थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। मैं थोड़ा उदास चेहरा बनाकर कहता हूँ, वो कहाँ जा रहा है बिना मुझे साथ लिया? कल तो उन्होंने खुद कहा था कि मेरा ख्याल रखेंगे। वैसे भी रोज घर में बैठे रहना बहुत बोरिंग हो गया है। मैं भी उनके साथ चलकर देखना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी फैमिलीज के लोग हर रोज आखिर करते क्या है। आंट शियो अभी कुछ बोल ही नहीं पाती कि अचानक चंशी के रूम का डोर जोर से खुलता है। वो बाहर आते ही कहता है, थोड़ा और जोर से बोलते। मैं अपने रूम से ही सब सुन रहा था। वो पूरी तरह रेडी था और हमेशा की तरह बिल्कुल रिलैक्स लग रहा था। मेरी तरफ देखकर वो कहता है, जहाँ मैं जा रहा हूँ वो कोई नॉर्मल जगह नहीं है। अगर तुम सच में चलना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वहाँ जाकर तुमने मेरी बेइज्जती करवाई। मैं तुरंत आंट शियो की तरफ मुड़कर मासूम चेहरा बना लेता हूँ और कहता हूँ, देखा आंट शियो, लिटिल ब्रदर सच में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं मॉम डैड या फिर सिस्टर्स के पास ही चला जाता हूँ। मेरी बात सुनकर चंशी चिढ़ जाता और कहता है, तुम इतनी छोटी सी बात पर कंप्लेन करने वाले बच्चे की तरह बिहेव क्यों करते हो? और ये कैसी टोन है तुम्हारी? ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ। इतना कहकर वो अपने रूम का डोर पैर से और खोल देता है और अपनी प्रोफेशनल स्टाइलिंग टीम को अंदर बुलाता है। फिर मेरी तरफ देखकर कहता है, जाओ इसे रेडी करो, और हाँ, वहाँ जाने के बाद अगर किसी ने तुम्हें बुली कर दिया तो मेरे पास रोते हुए मत आना। ये बोलकर वो अपने वॉक इन क्लोजेट में चला जाता है और मेरे लिए सूट चूज करने लगता है। लगभग 1 घंटे बाद हम दोनों मेंशन से बाहर निकलते हैं। आगे और पीछे कई बॉडीगार्ड्स व्हीकल्स चल रही होती हैं। पूरी मोटरकेट देखकर ही किसी को भी चैन फैमिली की पावर का अंदाजा हो जाता। कुछ ही देर बाद हम कैपिटल के नॉर्थन एरिया में माउंट यांगी की चोटी पर बने टियांगोंग मैनर पहुंच जाते हैं। ये प्रॉपर्टी मॉम डैड ने चेंशी को उसके 18वें बर्थडे पर गिफ्ट की थी। तब से ये जगह कैपिटल के सारे रिच यंग मास्टर्स और यंग लेडीज की फेवरेट गैदरिंग प्लेस बन चुकी थी। वो एरिया सिर्फ बहुत बड़ा ही नहीं था, लेकिन लग्जरी के मामले में किसी पैलेस से कम भी नहीं लग रहा था। मेन गेट पर ही कई हिडन कैमरास लगे हुए थे जो हर गेस्ट का फेस स्कैन करके डाटाबेस से मैच करते थे। नॉर्मल लोगों का यहाँ एंट्री लेना लगभग इम्पॉसिबल था। जो रेगुलर मेंबर्स थे वो सीधा अंदर चले जाते थे, और जिन लोगों का स्टेटस बहुत हाई होता था उन्हें मेनर का मैनेजर खुद पर्सनली रिसीव करता था। और जब बात चेंशी की हो तो उसके लिए अलग वेलकम की जरूरत ही नहीं थी। मैं भी उसके साथ ही अंदर चला जाता हूँ। लॉबी क्रॉस करते हुए चेंशी बड़े आराम से हर जगह इंस्ट्रक्शन देने लगता है। कभी डेकोरेशन चेक करता है तो कभी स्टाफ को काम असाइन करता है, कभी वीआईपी गेस्ट के डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस याद दिलाता है। हर चीज उसके कंट्रोल में थी, उसे ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। सिर्फ एक इशारा या एक नजर ही काफी होती है और लोग तुरंत समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। आज का गैदरिंग दोपहर 12 बजे शुरू होने वाला था। उसके बाद पूरे दिन एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज चलने वाली थी और रात में एक ग्रैंड मैस्कुरेट बॉल भी रखा गया था। वैसे चेंशी खुद नॉर्मली इन पार्टीज में पार्टिसिपेट नहीं करता था। कैपिटल में कम से कम 20 से 30 बड़ी वेल्दी फैमिलीज थी और उनके सेम एज के यंग मास्टर्स और यंग लेडीज की संख्या उससे भी ज्यादा थी। चेंशी ने लगभग सबको इन्विटेशन भेजा हुआ था और सबको पहले से ही पता चल चुका था कि चेन फैमिली का असली एल्डेस्ट यंग मास्टर वापस आ गया है। इसीलिए आज हर कोई सिर्फ तमाशा देखने के लिए भी यहाँ पहुंच गया था। कोई भी अपसेट नहीं था। आज का दिन वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला था। जैसे जैसे 12 बजने का टाइम पास आता गया, मेनर लगभग पूरी तरह भर चुका था। हर कोई 2 या 3 लोगों के ग्रुप्स में खड़ा बातें कर रहा था, लेकिन आज सबके बीच सिर्फ एक ही टॉपिक चल रहा था, मेरा और चेंशी का कंपैरिजन। हर किसी को क्यूरियोसिटी थी कि चेन फैमिली का असली वारिस जो बचपन से स्लम्स में बड़ा हुआ था, आखिर अब वो दिखने में कैसा लगता है। जैसे ही चेंशी हॉल में एंटर करता है, उसके आसपास हमेशा घूमने वाले लोग तुरंत उसके पास आ जाते हैं और एक दूसरे से पहले बोलने की कोशिश करते हुए कहते हैं, चेंशी आज तो तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। आज कितनी लड़कियों का दिल तोड़ने का प्लान है? आज चेंशी ने टॉप डिजाइनर का स्पेशल कस्टम मेड प्योर व्हाइट सूट पहना हुआ था। वो सिंपल होते हुए भी इतना लग्जरियस लग रहा था कि उसकी हर सिलाई से नोबिलिटी झलक रही थी। तभी भीड़ में से कोई बोल पड़ता है, हमारी चेन फैमिली का सेकंड यंग मास्टर हमेशा की तरह आज भी सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है। अभी जो असली एल्डेस्ट यंग मास्टर वापस आया उसे भूल ही जाओ। हम में से कोई भी चेंशी का मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरा तुरंत उसकी बात काट कर कहता है, ऐसा मत बोलो, वाकई चेन फैमिली का असली एल्डेस्ट यंग मास्टर है। फिर आगे कोई कहता है, वैसे तुम लोगों को अभी से क्या बुलाना चाहिए, ये भी चेंज नहीं करना चाहिए। तो तुरंत किसी और ने हंसकर जवाब दिया, चेंज किस बात का, हमारे लिए तो सिर्फ चेंशी ही चेन फैमिली का एल्डेस्ट यंग मास्टर है। दूसरा भी तुरंत बोल पड़ा, बिल्कुल सही। सारे लोग मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे होते हैं और आखिर में वो लोग ये तक कहते हैं, चेंशी तुम्हें तो इसे यहाँ पर लाना भी नहीं चाहिए था, कहीं हमारे टियांगोंग मैनर का स्टैंडर्ड ही नीचे ना गिर जाए। मैंने सुना है वो स्लम्स में बड़ा हुआ है, वो तुम्हारे लेवल का ही नहीं है। वह मौजूद हर इंसान सोशल सर्कल का एक्सपीरियंस प्लेयर था। सबको पहले से ही अंदाजा था कि चेंशी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसीलिए हर बात में वो चेंशी की तारीफ करते और मुझे नीचा दिखाते हैं। पर इस गैदरिंग में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें चेंशी का स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं था। वो धीरे से सरकास्टिक टोन में बोलते हैं, चाहे ड्रैगन कितनी भी बुरी सिचुएशन में आ जाए, उसकी रगों में ड्रैगन का ही खून बहता है। कोई और चाहे कितना भी मेहनत कर ले, वो उस लाइन को कभी क्रॉस नहीं कर सकता। इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी चेंशी बिल्कुल शांत बैठा रहता है और वो बस अपने हाथ में पकड़े एंटिक गोल्डन पोर्सलेन कप के किनारे पर उंगली घुमाता रहता है। ना ही वो किसी की बात का सपोर्ट करता और ना ही किसी को रोकता है। बस इतना कहता है कि थोड़ी देर में तुम सब खुद देख लोगे वो कैसा दिखता है। उसकी ये बात इतनी अलग होती है कि वहाँ मौजूद कोई भी उसका असली मतलब समझ नहीं पाता। उल्टा सबकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। पार्टी शुरू होने से थोड़ी देर पहले चेंशी मैनेजर को मुझे बुलाने के लिए भेज देता है। हॉल में बैठे सब लोग इसी पल का इंतजार कर रहे थे। कोई भी खाना शुरू नहीं करता, सब बार बार एंट्रेंस की तरफ देख रहे थे। इतने सारे वेल्दी यंग मास्टर्स और यंग लेडीज एक साथ बैठे इतना प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। ऊपर से अगर वो सब एक साथ किसी को जज करने वाली नजरों से देखे तो कोई भी नॉर्मल इंसान अंदर ही अंदर डर के मारे कांपने लगता। और उन सबके बीच चेंशी बिल्कुल कंपोज और डिग्निफाइड तरीके से बैठा था। उसकी प्रेजेंस ही सबसे अलग नजर आ रही थी। कुछ मिनट बीत जाते हैं और किसी का पेशेंस खत्म हो जाता है। वो बोलता है, इतनी देर क्यों लग रही, कहीं डर
के मारे आने की हिम्मत ही नहीं हो रही। दूसरा तुरंत बोलता है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, पता नहीं इसे कहाँ से ढूंढ कर लाए हैं, आने में ही इतना टाइम लगा रहा है, हमारा भी टाइम इंपॉर्टेंट है, चलो उसका वेट छोड़कर पार्टी शुरू करते हैं। लेकिन उसी वक्त मैनर का एक स्टाफ आगे बढ़कर अनाउंस करता है, यंग मास्टर्स और यंग लेडीज प्लीज थोड़ा पेशेंट रखिए, यंग मास्टर चेन फैन आ रहे हैं। इतना सुनते ही सब लोग एक साथ एंट्रेंस की तरफ देखने लगते हैं। कुछ लोग पहले से ही मेरी बेइज्जती करने के लिए अपनी सरकास्टिक लाइंस भी तैयार करके बैठे थे। अगले ही पल टियांगोंग मैनर के मैनेजर के पीछे एक लंबा और इम्पोजिंग फिगर धीरे धीरे हॉल के अंदर आता हुआ नजर आता है। पूरा बैंक्वेट हॉल चैंडलियर्स की रोशनी से चमक रहा था। हर तरफ लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और ग्लासेस टकरा रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं अंदर एंटर करता हूँ, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरी दुनिया का पाउस बटन दबा दिया हो। एक ही पल में हॉल की सारी नजरें सिर्फ मुझ पर टिक जाती हैं। मेरे चलने का अंदाज बिल्कुल फ्लॉलेस था, हर कदम इतना नेचुरल और परफेक्ट लग रहा था जैसे मैंने उसकी हजारों बार प्रैक्टिस की हो। इतने पावरफुल लोगों के बीच खड़े होने के बाद भी मेरे चेहरे पर ना डर था और ना ही स्टेज फ्राइट का कोई निशान। जहाँ सब लोग एक्सपेंसिव सूट्स और चमकते हुए डायमंड ज्वेलरी पहने हुए थे, वहीं मैंने ट्रेडिशनल स्टाइल का आउटफिट पहना हुआ था। मैं बिल्कुल किसी इंक वॉश पेंटिंग से निकले हुए इंसान की तरह एलिगेंट और अलग नजर आ रहा था। मुझे देखकर सबके दिमाग में एक ही बात आती है, मैं और चेंशी वाकई एक ही फैमिली के लगते हैं। लेकिन जब हम दोनों एक साथ खड़े होते हैं तो बाकी सब लोग बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। सच तो ये था कि उस वक्त मैं खुद चेंशी से भी ज्यादा अट्रैक्टिव और आई कैचिंग लग रहा था। सिर्फ मेरा चेहरा ही चैन फैमिली के डोमिनेंट जीन्स का परफेक्ट एग्जाम्पल था। वहाँ मौजूद लोग चाह कर भी अपनी नजरें मुझसे हटा नहीं पा रहे थे। अगर कोई मुझे पियरलेस ब्यूटी कहे तो भी शायद गलत नहीं होता। पूरा हॉल इतना शांत हो गया था कि किसी की सांस तक सुनाई नहीं दे रही थी। शायद चेंशी को पहले से ही अंदाजा था कि सबका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा, इसीलिए उसने सिर्फ हल्का सा आईब्रो राइज किया। मैं आराम से चलकर उसके पास और बिल्कुल काम आवाज में सबकी तरफ देखकर कहता हूँ, हेलो एवरीवन, मैं चैन फैमिली का एल्डेस्ट यंग मास्टर चैन फैन हूँ। मेरी काम और कॉन्फिडेंट इंट्रोडक्शन सुनकर इस बार चैनशी भी एक पल के लिए सरप्राइज हो जाता है। घर पर जो मैं हमेशा सीधा, मासूम और थोड़ा डरा हुआ दिखाई देता था, उसका यहाँ पर कोई निशान ही नहीं था, जैसे वो सब सिर्फ एक एक्टिंग थी। मैं जरा भी इंटीमिडेटेड नहीं था। अगले ही पल पूरा बैंकेट हॉल हैरानी भरी सांसों और फुसफुसाहट से गूंज उठता है। मेरा इंट्रोडक्शन सुनते ही पूरा बैंकेट हॉल कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। किसी ने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि चैन फैमिली का असली एल्डेस्ट यंग मास्टर उनकी एक्सपेक्टेशन से इतना अलग निकलेगा। जो लोग खुद को सबसे एरोगेंट और सुपीरियर समझते थे, उनके चेहरों पर भी हैरानी साफ दिख रही थी। कुछ लोग तो धीरे से एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, इम्पॉसिबल, क्या ये सच में वही एल्डेस्ट यंग मास्टर है जो स्लम्स में बड़ा हुआ था? कहीं चैन फैमिली ने अपनी असली ब्लड लाइन को बचाने के लिए इसे बचपन से ही किसी सीक्रेट जगह पर ट्रेन और एजुकेट तो नहीं किया, वरना स्लम्स में पलने वाला इंसान इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑरा कैसे रख सकता है? अगर उस वक्त कोई उनसे कहता कि मैं स्लम्स में बड़ा हुआ तो शायद वो लाख बार सुनने के बाद भी यकीन नहीं करते। हॉल के कई लोग बार बार मेरी और चेंशी की तरफ देख रहे थे। सबने सुना था कि हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन आज हम दोनों के मैचिंग स्टाइल आउटफिट्स देखकर किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारा रिलेशनशिप इतना बुरा है। साथ ही सब ये भी देखना चाहते थे कि जिस चेंशी की लाइमलाइट आज मेरे आने से छीन गई थी, वो इस वक्त कैसा रिएक्ट करेगा। तभी किसी ने मुस्कुराते हुए चेंशी से पूछा, चेंशी कुछ तो बोलो, क्या ये सच में तुम्हारा असली बड़ा भाई है? चेंशी बस हल्की सी खांसी करता और हमेशा की तरह एरोगेंट एक्सप्रेशंस बनाए रखता है। वो क्राउड को कोई एक्सप्लेनेशन देने के बिल्कुल मूड में नहीं था। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, लिटिल ब्रदर, अपने फ्रेंड से मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगे? वो बेपरवाह अंदाज में जवाब देता है, सब यहीं खड़े हैं, मैं इतना फ्री नहीं हूँ, खुद ही जाकर बात कर लो। उसका ये कोल्ड रिस्पॉन्स देखकर सबको और पक्का यकीन हो गया कि चेंशी वाकई मुझे पसंद नहीं करता। फिर भी मेरी असली आइडेंटिटी की वजह से कोई भी ओपनली डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत नहीं करता। धीरे धीरे काफी लोग खुद चलकर मेरे पास आने लगते हैं और मुझसे बात करना शुरू कर देते हैं, खासकर वहाँ मौजूद लड़कियां जो मुझे देखते ही काफी एक्साइटेड हो गई थी। बस चेंशी की रिस्पेक्ट की वजह से वो अपनी फीलिंग्स ओपनली शो नहीं कर रही थी। मैं भी सबसे पोलाइटली बात करता हूँ, कुछ इन्विटेशन एक्सेप्ट करता हूँ और कुछ को पोलाइटली मना कर देता हूँ। आखिर मुस्कुरा कर बात करने वालों की इंसल्ट करना भी सही नहीं था। दूसरी तरफ चेंशी के आसपास खड़े कई वेल्दी यंग मास्टर्स भी मुझे इतनी अटेंशन मिलते देखकर उसके लिए बुरा फील करने लगते हैं। उनमें से एक बोलता है, चेंशी तुम बस खड़े होकर देखते रहोगे, वो तो तुम्हारी सारी लाइमलाइट ही ले गया। चैन फैमिली ने तुम्हें इतने सालों तक अपना सब कुछ देकर बड़ा किया और आज सब उसके पीछे घूम रहे हैं। सच कहूँ तो ये तुम्हारे साथ काफी अनफेयर है। तब बस एक बार बोल दो चेंशी, हम बाद में उसकी अच्छी तरह बेइज्जती कर देंगे। लेकिन चेंशी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आता। वो बस हाथ हिलाकर सबको चुप करा देता और कहता है, बस एक और इंसान ही तो आया है, तुम लोग नॉर्मल बिहेव करो, सब कुछ पहले जैसे ही रहने दो। लेकिन वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें आग में घी डालने का बहुत शौक था। तभी वांग फैमिली का यंग मास्टर अचानक खड़ा होकर मुस्कुराते हुए कहता है, एल्डेस्ट यंग मास्टर चैन, ओ सॉरी, गलती हो गई, शायद अब मुझे सेकंड यंग मास्टर चैन कहना चाहिए। इतना कहकर वो ड्रामा करते हुए अपना मुंह ढक लेता और फिर बोलता है, वैसे चेंशी तुम अभी भी इस मेनर के ओनर की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? टियांगोंग मेनर तो चैन फैमिली के हेड ने एल्डेस्ट यंग मास्टर को गिफ्ट किया था, तुमने इसे इतने सालों तक यूज किया, वो भी टेक्निकली बिना किसी हक है, और अब जब इसका असली ओनर आ गया तो तुम्हें ये जगह उसे नहीं दे देनी चाहिए। वांग फैमिली भी कैपिटल की टॉप फैमिलीज में से एक थी और ये लड़का हमेशा से चेंशी का राइवल था। इतना अच्छा मौका मिलने के बाद वो कैसे चुप रहता? लेकिन उसकी बात खत्म होते ही चेंशी के कुछ क्लोज
क्लोज फ्रेंड्स तुरंत उसके सपोर्ट में बोल पड़ते हैं, कैसी बकवास कर रहे हो, टियांगोंग मैनर पर इतने सालों से सिर्फ हमारे चंशी का ही नाम है, अब पुरानी बातें छेड़ने का क्या फायदा, वैसे भी फाइनल डिसीजन तुम या हम नहीं लेंगे। इतनी देर से चुप बैठा चंशी फाइनली शांत आवाज में बोलता है, अगर मेरा बड़ा भाई इस मैनर को संभाल सकता है तो मुझे इसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बात में छुपा हुआ मजाक और ताना वहाँ मौजूद हर इंसान समझ गया। अगले ही पल पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। कई लोग हंसकर बोलते हैं, मान भी लो तुम इसे दे दो, लेकिन क्या इसे चलाना भी आता है? और वो सब छोड़ो, इसे कुछ आता भी है? मैं उन सब की तरफ देखकर बस हल्की सी स्माइल करता हूँ और बिल्कुल शांत आवाज में कहता हूँ, यह मैनर मेरे लिटिल ब्रदर का है और मुझे उसकी पसंद की चीज छीनने का कोई हक नहीं है। मेरी बात सुनकर यंग मास्टर वांग हल्की सी हंसी के साथ कहता है, एल्डेस्ट यंग मास्टर चेन, अगर तुम्हारा एटीट्यूड इतना ही नॉन कॉम्पिटिटिव रहा तो तुम चंद फैमिली जैसी जालिम जगह पे ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। जब उसे समझ आ गया कि मैं उसकी बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो वो धीरे से बड़बड़ाया, जैसे मुझे ही बेवकूफ समझ रहा हूँ। मैं बस मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, एक फॉर्च्यून टेलर ने मुझे बताया था कि इस जन्म में मैं 100 साल तक जीने वाला हूँ। मेरा इतना कैजुअल रिएक्शन देखकर यंग मास्टर वैंग को ऐसा फील हुआ जैसे उसने जोर से मुक्का मारा हो और सामने सिर्फ कॉटन ही निकला हो। तभी चंशी बीच में बोल पड़ता है, ठीक है सब लोग यहीं क्यों खड़े हो, चलो अंदर चलते हैं और गेम शुरू करते हैं। इतना कहकर वो सबसे पहले मेन हॉल छोड़कर साइड हॉल की तरफ चल देता है। पूरे टाइम उसने मेरी तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। उसके पीछे काफी लोग तुरंत चल पड़ते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे पास ही रुक जाते हैं। शायद वो मेरी जुबान से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते थे। मैं सबकी तरफ देखकर पोलाइटली कहता हूँ, एक्सक्यूज मी, आप लोग एंजॉय कीजिए। मैं उन सबके इन्विटेशंस बड़े आराम से मना करता हूँ, भीड़ से दूर निकल आता हूँ। इतने सारे लोगों के बीच घिरे रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं सोचता हूँ पहले आराम से कुछ खा लेता हूँ, लेकिन एक अंधेरे कॉरिडोर से गुजरते वक्त अचानक मेरी टक्कर किसी से हो जाती है। मैं तुरंत उसकी तरफ देखता हूँ और कुछ पल के लिए मेरी नजर वहीं रुक जाती है। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था जैसे किसी ने बड़े आराम से तराश कर बनाया हो। उसकी आंखों में एक साथ चैलेंज भी था और फ्लर्ट भी। उसका पूरा ऑरा किसी डेंजरस नो लिपट जैसा लग रहा था। मैं एक ही पल में समझ जाता हूँ कि ये और कोई नहीं, कैपिटल की पार्टी प्रिंसेस लियो रियान है। तो वो वाकई ओवरसीज से वापस आ चुकी थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो पहले मेन हॉल में कहीं नजर ही नहीं आई और चंशी की पर्सनालिटी को देखते हुए मुझे पूरे यकीन था कि उसने इसे इनवाइट नहीं किया होगा। मतलब ये खुद चुपके से टियांगिन मैनर के अंदर घुसी थी और इतनी सिक्योरिटी क्रॉस करके अंदर आ जाना कोई आम बात नहीं थी। मैं बिल्कुल भी इस लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए सिर्फ 2 सेकंड रुककर मैं उसके पास से निकलने की कोशिश करता हूँ। लेकिन लियो रियान अचानक अपना हाथ आगे करके मेरा रास्ता रोक लेती है, फिर मुस्कुराते हुए कहती है, हे हैंडसम, अभी तुमने मुझे 2-3 बार देखा था है ना, क्या तुम्हें मुझ पर सीक्रेट क्रश हो गया है? उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा थोड़ा काला पड़ जाता है। अफवाह बिल्कुल सही थी, ये लड़की वाकई बेशरम थी। मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, तुम देखने में अच्छी हो और तुम्हारी आवाज भी बुरी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें जानता तक नहीं, फिर क्रश किस बात का? मैं मुश्किल से अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोकता हूँ, लेकिन लियो रियान बिल्कुल सीरियस नहीं होती। वो मुस्कुरा कर कहती है, एक्सक्यूजेस मत बनाओ, मुझे पता है मेरी अल्टीमेट शाम से कोई बच ही नहीं सकता। मैं बस अपनी मुट्ठी कस लेता हूँ। इस तरह की लड़की से बहस करना भी टाइम वेस्ट था। मैं बिना कुछ कहे मुड़कर दूसरी डायरेक्शन में चल देता हूँ, लेकिन वो बेशर्मों की तरह मेरे पीछे आ जाती है और कहती है, अरे हैंडसम रुक भी जाओ, अभी हमारी बात पूरी थोड़ी हुई है। अच्छी बात यह थी कि कॉरिडोर के इस साइड किसी का ध्यान हम पर नहीं था। वो मेरे साथ साथ चलते हुए फिर बोलती है, हे क्यूटी, तुम किस फैमिली से हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। अब मेरा पेशेंस टूटने लगता है। मैं मुड़कर उसे घूरता हूँ और पूछता हूँ, तुम किस फैमिली से हो? मैंने भी तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। वो बिना शर्माए मुस्कुराती है और कहती है, मैं तो तुम्हारी ही फैमिली से हूँ, इतनी जल्दी भूल गए? मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, सीधी बात करो, आखिर तुम अचानक कहाँ से टपक पड़ी? बैंकेट शुरू हुआ था तब तो तुम यहाँ थी ही नहीं। लियो रियान दोनों हाथ फैलाकर हेल्पलेस एक्सप्रेशंस बनाती है, लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले से काफी सीरियस हो जाती है। मैं उसकी बात सुनकर कुछ बोल ही नहीं पाता। लियो रियान बिल्कुल सीरियस चेहरा बनाकर कहती है, मैं असल में यंग मास्टर चेंशी की बुलाई हुई हॉस्टेस हूँ। उसकी बात सुनते ही मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सांस ही अटक गई हो। ये लड़की अपनी रेपुटेशन की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी। इतनी बड़ी बात इतनी कैजुअली बोल दी, ऊपर से सीधा चेंशी पर हॉस्टेस बुलाने का इल्जाम लगा दिया। क्या इसे जरा सा भी डर नहीं था कि ऐसी बकवास फैलाने पर चेंशी इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा? अब मुझे समझ आ रहा था कि चेंशी इसे इतना पसंद क्यों नहीं करता। मैं सीधा कहता हूँ, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानता। लियो रियान अचानक मेरे बिल्कुल पास आ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अगर बिलीव नहीं करते तो खुद ट्राई करके देख लो। मैं तुरंत एक कदम पीछे होते हुए कहता हूँ, दूर रहो। मैं उसे धक्का देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बड़ी आसानी से बच जाती है। फिर ऐसी रोक कर बोलती है, क्या बात है, आजकल सारे हैंडसम लड़के इतने रूड क्यों होते हैं? मैं उसकी बात पकड़ते हुए पूछता हूँ, सारे और कौन? वो सीधा जवाब देती है, तुम्हारे फेमस यंग मास्टर चेंशी, वो भी बहुत डेंजरस है। मैं आईब्रो उठाकर पूछता हूँ, डेंजरस किस सेंस में? इस बार लियो रियान और पास आकर मेरे कान के बिल्कुल करीब धीरे से फुसफुसाती है, मैंने अपनी आंखों से उसे किसी को मारते हुए देखा है। उसके मेथड्स बहुत ही खतरनाक होते हैं। मैं बस हल्की सी स्माइल करता हूँ और कहता हूँ, अच्छा ऐसा है। मेरा रिएक्शन देखकर वो थोड़ा चिढ़ जाती है। तुम्हें अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ? उस वक्त हिम्मत ही नहीं हुई रिकॉर्डिंग करने की। मैं सीधा पूछता हूँ, अगर तुम उससे इतना ही डरती हो तो फिर उसके बुलाने पर यहाँ आई ही क्यों? कहीं वो तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर देता तो? लियो रियान बिना शर्माए कहती है, मेरे पास ऑप्शन नहीं था, उसने इतने पैसे दिए कि मना करना मुश्किल था। मैं हंस पड़ता हूँ और कहता हूँ, तुम तो अपनी एक्टिंग में कुछ ज्यादा ही घुस गई हो। अच्छा अब जाओ और अपने यंग मास्टर चेंशी के पास जाओ, मुझसे चिपकना बंद करो। वो तुरंत सर हिलाकर कहती है, ना बाबा ना, मैं उसके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जो लड़की उससे शादी करेगी उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सब बोलते वक्त उसके चेहरे पर डर का नाम तक नहीं था, उल्टा वो खुलकर मुस्कुरा रही थी। मैं भी उसकी बात पर हंस देता हूँ और फिर उसके पीछे खड़े इंसान की तरफ इशारा करके कहता हूँ, वैसे जिसके बारे में तुम इतनी देर से बोल रही हो अभी तुम्हारे बिल्कुल पीछे खड़ा है। ये सुनते ही लियो रियान का पूरा शरीर एक पल के लिए कांप जाता है। जैसे ही वो मुड़कर देखती है और चंशी की बर्फ जैसी
सी ठंडी नजर उस पर पड़ती है। वो तुरंत भागकर मेरे पीछे छुप जाती है। तुमने तो डरा ही दिया, तुम ही अच्छे हैंडसम क्यूटी हो, वरना आज तो मेरी जान ही चली जाती। मैं तुरंत उससे दूर होते हुए कहता हूँ, मैं इस लड़की को जानता तक नहीं। अभी जो कुछ भी ये बोल रही थी वो सब इसने खुद ही बोला। इसने तो ये तक कह दिया कि लिटिल ब्रदर ने इसे हॉस्टेस बनाकर बुलाया है। मेरी बात सुनकर लियो रियान की आंखें इतनी बड़ी हो जाती जैसे उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उसे इतनी जल्दी भेज दूंगा। वो हैरानी से कहती, इतनी जल्दी मुझे भेज दिया? मैं सीधा जवाब देता हूँ, अगली बार थोड़ा और वेट कर लेना। शंशी की नजर एक बार मुझ पर और एक बार लियो रियान पर पड़ती है। उसके आसपास का माहौल और भी ठंडा हो जाता है। फिर वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ कहता है, लियो फैमिली की डिग्निफाइड एल्डेस्ट मिस को हॉस्टेस बनाकर बुलाना वाकई मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर होता। इतने में आसपास गॉसिप पसंद करने वाले लोग भी हमारे पास इकट्ठा हो जाते हैं। इतनी शॉकिंग बात सुनते ही पूरी जगह शोर मच जाता है। कोई कहता है, अरे मैंने अभी क्या सुना? दूसरा बोलता है, लियो फैमिली की एल्डेस्ट मिस यहाँ है, वो तो इतने सालों से ओवरसीज थी ना। तीसरा हैरान होकर बोलता है, सच में? मैंने तो उसे पहले देखा ही नहीं। एक और आदमी फुसफुसाता है, हॉस्टेस नहीं यार, शायद हमने दूर खड़े होने की वजह से नोटिस नहीं किया होगा। कोई और हंसकर बोलता है, वैसे उसकी पर्सनालिटी देख के तो लगता है वो ऐसा कर भी सकती है। दूसरा मजाक में बोलता है, हम भी एक दो हॉस्टेस बुला ले क्यों? तुरंत उसका दोस्त उसे टोक देता, पागल है क्या, गाली खानी है? वैसे भी वो दोनों चैन फैमिली के यंग मास्टर्स की है। अगला आदमी एक्साइटमेंट से कहता है, आज तो मजेदार बैटलफील्ड बन गया है। मैं तो लेट आया और इतना बड़ा ड्रामा मिस कर दिया। सब लोग इतना शोर मचाने लगते हैं कि पूरी जगह मछली बाजार जैसी लगने लगती है। मैं जितना उनकी बातें सुनता हूँ उतना ही ज्यादा स्पीचलेस होता जाता हूँ। तभी चंशी की ठंडी और अथॉरिटी भरी आवाज गूंजती है, बस चुप। एक ही लफ्ज में पूरा माहौल शांत हो जाता है। फिर वो सीधा लियो रियान की तरफ देखकर कहता है, एल्डर्स मिस लियो, बिना इन्विटेशन के यहाँ आना इस बार मैं इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद तुम चन फैन से और हमारी चन फैमिली के किसी भी मेंबर से दूर रहोगी। ये कहकर वो एक गहरी नजर मेरी तरफ डालता है, लेकिन उसी वक्त लियो रियान बिना डरे मुस्कुराकर बोल पड़ती है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी दोनों फैमिलीज के बीच अभी भी मैरिज अरेंजमेंट है और एंगेजमेंट फुलफिल करने का दिन भी तो अब ज्यादा दूर नहीं है। उसकी ये बात सुनकर पूरी गैदरिंग में फिर से हंगामा मच जाता है। लियो रियान की बात सुनकर सबको तुरंत समझ आ जाता है कि वो जानबूझकर शंशी को प्रोवोक कर रही है। हॉल में बैठे सारे यंग मास्टर्स और यंग लेडीज और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। सब अपने कान खड़े करके फ्रंट रो ऑडियंस की तरह ड्रामा एंजॉय करने लगते हैं। कोई धीरे से फुसफुसाता है, शंशी सच में गुस्से में आ गया है, आज तो लियो रियान गई। उसकी तरफ देखकर ठंडी आवाज में कहता है, तुम ही तो शुरू से इस मैरिज के खिलाफ थी, इस एंगेजमेंट से बचने के लिए ओवरसीज तक भाग गई थी। उसे ये बात पहले से ही पता थी और वैसे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो खुद भी एक ऐसी लड़की से शादी करना नहीं चाहता था जिसे वो सिर्फ एक यूजलेस वेस्ट समझता था। लेकिन अब अचानक लियो रियान का एटीट्यूड इतना बदल क्यों गया? लियो रियान बिल्कुल बिना शर्माए मुस्कुरा कर कहती है, बिल्कुल मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारी चंद फैमिली का असली एल्डेस्ट यंग मास्टर वापस आ गया है तो नेचुरली मुझे अपने फ्यूचर हस्बैंड को देखने का मन हुआ। ये सुनते ही चैंशी अपना हाथ जोर से बंद करता है, लेकिन वो किसी तरह अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता है और पूछता है, अच्छा अब तो तुमने उसे देख लिया तो फिर? लियोरान हंसती हुई सीधा मेरे पास आकर बैठ जाती है और कहती है, जब से मैंने इन्हें पहली बार देखा है तब से मैं इस पर पूरी तरह फिदा हो चुकी हूँ। हॉल में बैठे सब लोग उसकी बात सुनकर अंदर अंदर ऑकवर्ड फील करते हैं, लेकिन साथ ही ये ड्रामा देखकर और भी एक्साइटेड हो जाते हैं। मैं उसकी तरफ देखकर पूछता हूँ, तुम पहले से ही जानती थी कि मैं कौन हूँ? वो बिना झिझक के कहती है, हाँ। मैं हैरानी से कहता हूँ, लेकिन मैंने तो तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बता ही नहीं, मेरी फोटोज भी कभी पब्लिक नहीं हुई, फिर सिर्फ एक नजर में तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? लियो रोयान मुस्कुराकर जवाब देती है, अभी तुमने उसे लिटिल ब्रदर बुलाया था, इतना गेस करना मुश्किल थोड़ी था। मैं सीधा उसकी आंखों में देखकर कहता हूँ, नहीं, तुम पहले से ही जानती थी, तुम शुरू से ही मेरे लिए यहाँ आई हो। वो तुरंत सीरियस एक्सप्रेशंस बनाकर मेरे सामने हल्का सा झुक जाती है और कहती है, थैंक यू फ्यूचर हस्बैंड, मुझे इतना इंटेलिजेंट समझने के लिए। उसकी बात सुनकर मैं इतने दिनों बाद सच में बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता हूँ, लेकिन लियो रियान अभी भी रुकने का नाम नहीं लेती। वो फिर चेंशी की तरफ मुड़कर कहती है, वैसे सेकंड यंग मास्टर मेरी और एल्डेस्ट यंग मास्टर चेन की शादी से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैं देखता हूँ कि चेंशी के चेहरे की स्माइल और भी गहरी हो जाती है। वो बिल्कुल शांत आवाज में कहता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन अगले ही सेकंड उसका एक्सप्रेशन पलट जाता है और वो सीधा गार्ड्स को ऑर्डर देता है, इस मुसीबत को तुरंत बाहर निकालो। मैं साइड में खड़ा ये सब देखकर सर हिला देता हूँ, गुड जॉब। लियो रियान हैरान होकर चिल्लाती है, अरे रुको, मेरी बात तो अभी पूरी भी नहीं हुई है। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले टियांगोंग मैनर के सिक्योरिटी गार्ड्स उसका कॉलर पकड़कर उसे सीधा बाहर खींच ले जाते हैं। इस तरह कैपिटल की फेमस पार्टी प्रिंसेस एक बार फिर सबके लिए नया लाफिंग स्टॉक बन जाती है। हॉल में बैठे बाकी यंग मास्टर्स और यंग लेडीज एक दूसरे की तरफ देखकर मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। टियांगोंग मैनर के बाहर लियो रियान के सबऑर्डिनेट्स काफी देर से उसका वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही वो देखते कि उनकी यंग मिस को गार्ड्स बाहर फेंक कर गए हैं, उनके चेहरे पर जरा भी सरप्राइज नहीं होता, उल्टा वो प्राउडली बोलते हैं, एल्डेस्ट मिस ने 3 साल ओवरसीज पढ़ाई बेकार नहीं की, इस बार तो अंदर पूरे 10 मिनट टिक गई। ये सुनकर लियो रियान सीधा जाकर सर पर एक एक मुक्का मार देती है और कहती है, अगर तारीफ करनी नहीं आती तो जबरदस्ती मत किया करो, चलो सब यहाँ से निकल जाओ। उधर टियांगोंग मैनर के अंदर अभी भी माहौल काफी ऑकवर्ड था। सब लोग कभी मेरी तरफ देखते हैं तो कभी चेंशी की तरफ। आखिर किसी से रहा नहीं गया और एक लड़का खड़ा होकर बोल पड़ा, तुम तो अब हद पार कर रहे हो, अपने ही छोटे भाई की फियांसे को छीनना चाहते हो, इतना हैंडसम चेहरा लेकर भी शर्म नहीं आती? भाई तो मेरी तारीफ कर रहा है या बेइज्जती? उसकी नजर में चेंशी और लियो रियान परफेक्ट पेयर थे। वो गुस्से में बोलता है, अभी अभी वापस आए हो और आते ही हर चीज छीनना शुरू कर दिया। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ता हूँ और पूछता हूँ, तुमने मुझे लियो रियान को छीनते हुए कब देखा? और वैसे भी इन स्टोरीज में लियो रियान को कौन ही पसंद करता है सिवाय हमारे सिंप एमसी के? चलो कम से कम इस स्टोरी में एमसी
सी सिंप नहीं है। खैर वो तुरंत जवाब देता है, अभी भी मना कर रहे हो, अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ नहीं होता तो वो ऐसी बातें क्यों करती। मैं मुस्कुराते हुए पूछता हूँ, अच्छा तो तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। वो बिना सोचे बोल देता, अपनी औकात में रहना चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए, और वैसे भी तुम्हें हमारी गैदरिंग्स में आना ही नहीं चाहिए। हमारा सोशल सर्कल कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ कोई भी जबरदस्ती घुसा है। मैं बिल्कुल शांत चेहरे के साथ उसकी आंखों में देखकर कहता हूँ, जब तुम जैसे लोग यहाँ पर आ सकते हैं जिसका इस टेबल पर बैठने का भी हक नहीं है, तो फिर मैं तो चंद फैमिली का असली एल्डेस्ट यंग मास्टर हूँ, तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता। मेरे ये लफ्ज गिरते ही पूरा हॉल एक बार फिर से शोर से भर जाता है। जिस लड़के ने मुझ पर चिल्लाया था वो भी कैपिटल की एक पावरफुल फैमिली से था। बचपन से ही बहुत स्पॉइल हुआ था और इसी वजह से उसका नेचर काफी एरोगेंट था। कुछ पुरानी अफवाहों में ये भी कहा जाता था कि उसकी माँ पहले उसके फादर की मिस्ट्रेस थी और बाद में फैमिली में आई थी। बस वो बात हमेशा दबा दी गई थी और जो लोग सच जानते थे वो कभी बोलते नहीं थे। लेकिन आज मैंने सबके सामने उसका सबसे बड़ा सीक्रेट खोल दिया था। अब हॉल में मौजूद हर इंसान बस ये देखना चाहता था कि आगे क्या हंगामा होने वाला है। और मेरी ये बात सुनकर चंशी की आंखों में एक बार फिर हैरानी साफ दिखने लगती है, जैसे वो सोच रहा हो, तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या अंकल जाओ ने बताया था? लेकिन अगर बताया भी था तो तुम्हें इतनी छोटी सी बात इतने अच्छे से कैसे याद है? और जिस यंग मास्टर ने अभी बात की उसने तो अपना नाम तक नहीं बताया, फिर तुमने उसका चेहरा और उसकी आइडेंटिटी इतने अच्छे से कैसे पहचान ली? हॉल में मौजूद बाकी लोग अभी भी शौक से बाहर नहीं निकले थे कि मैं फिर से बोल पड़ता हूँ, मेरे लिटिल ब्रदर ने तो अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला था, लेकिन तुम सबसे पहले उसके लिए बोलने खड़े हो गए। सच बताओ लियो फैमिली की एल्डेस्ट मिस पर असली नजर तुम्हारी ये है ना? मेरी बात सुनकर उस यंग मास्टर का चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो जाता है। वो सीधा मेरी तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाता है, तुम बकवास कर रहे हो। चंद फैमिली में तुम्हारे जैसे कचरे को कैसे जगह मिल गई? हाँ याद आया, तुम तो स्लम से आए हो, शायद तुम खुद ही। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता, उसी वक्त चैंशी की ठंडी आवाज गूंज उठती है, अब बस करो। वो हल्का सा मुस्कुराकर उस यंग मास्टर को अपने पास बुलाता है। बेचारा ये समझता है कि शायद उसने चैंशी को खुश कर दिया है और अब उसकी तारीफ होने वाली है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी मुस्कुराता हुआ उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन अगले ही सेकंड थप्पड़, एक जोर का थप्पड़ सीधा उसके चेहरे पर पड़ता है। चैंशी उसकी आंखों में देखकर ठंडी आवाज में कहता है, तुम होते कौन हो हमारी चैन फैमिली का मजाक उड़ाने वाले? वो यंग मास्टर वहीं जम जाता। हॉल में खड़े लगभग सब लोग पत्थर की तरह खड़े रह जाते हैं, क्योंकि चैंशी हमेशा पब्लिक में काम और एलिगेंट रहता था। उसे इतना गुस्सा करते हुए बहुत कम लोगों ने देखा था, और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इस बार उसने ये सब मेरी वजह से किया था। हॉल में खड़े लोग अंदर ही अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ये दोनों तो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, है ना? तो फिर चैंशी ने इसके लिए स्टैंड क्यों लिया? कुछ लोग तुरंत अपने आप को समझाते हैं, नहीं शायद वो अपने भाई के लिए नहीं बल्कि सिर्फ चैन फैमिली की रेपुटेशन बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। उधर थप्पड़ खा चुका यंग मास्टर घबरा कर बोलता है, यंग मास्टर चैन मेरा मतलब वो नहीं था, मैं सिर्फ उसके बारे में बोल रहा था, मेरा चैन फैमिली की इंसल्ट करने का कोई इरादा नहीं था। चैंशी के होठों की स्माइल और गहरी हो जाती है। वो बहुत ही नरम आवाज में कहता है, तुम्हारी करंट कंडीशन देखकर लगता है आज तुम्हारे लिए यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, घर जाओ और अच्छे से रेस्ट करो। फिर वो सीधा गार्ड्स को ऑर्डर देता है, इस यंग मास्टर को बाहर छोड़ाओ। वो लड़का बिल्कुल स्टैंड रह जाता है, उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी दूर चली जाएगी। अगर उसकी फैमिली को पता चल गया कि उसने कैपिटल के सबसे डेंजरस इंसान को ऑफेंड कर दिया है तो घर पहुंचते उसकी खैर नहीं थी। वो जल्दी से कुछ बोलने की कोशिश करता है, नहीं यंग मास्टर चेन में, लेकिन टियांगिंग मेनर के गार्ड्स उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं। वो उसे जबरदस्ती पकड़कर बाहर ले जाते हैं। हॉल में बैठे सब लोग अपनी और चंशी की तरफ देखते रहते हैं, सबके चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन था। मैं अंदर अंदर सोचता हूँ, अपनी टेरिटरी में खड़े होकर लाइफ और डेथ का डिसीजन लेना वाकई अलग ही फीलिंग होती है। यंग मास्टर वांग थोड़ा नाराज होता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बाकी लोग भी धीरे धीरे हंसते हुए अलग हो जाते हैं। कुछ ही पल में वहाँ सिर्फ मैं और चंशी बचे रहते हैं। वो मेरी तरफ देखकर पूछता है, तुम्हें उस लियो रेयान को प्रोवो करने की क्या जरूरत थी? मैं कंधा ऊंचा करके बिल्कुल इनोसेंट चेहरा बना लेता हूँ, मुझे क्या पता, मैं तो बस चल रहा था, वो खुद ही आकर मुझसे चिपक गई। मेरी हेल्पलेस एक्टिंग देखकर भी चंशी कुछ नहीं बोलता, वो बस इतना कहता है, जाकर आराम से एंजॉय करो और बिना वजह इधर उधर मत घूमो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मैं कुछ सेकंड्स वहीं खड़ा सोचता रहता हूँ, फिर चुपचाप उसके पीछे चला जाता हूँ। आगे चंशी इस गैदरिंग का होस्ट था, फिर वो सबसे भीड़ वाली जगह छोड़कर इतनी सुनसान डायरेक्शन में क्यों जा रहा था? वो बहुत तेज चल रहा था, सिर्फ 2 मिनट में ही वाटर मिस्ट गार्डन पहुंच गया। वहाँ पहुंचते उसने आसपास मौजूद सारे स्टाफ को हटा दिया और ऑर्डर दिया कि अगर कोई भी मूवमेंट दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें। मैं उससे न ज्यादा पास रहता हूँ और न ही बहुत दूर, बिल्कुल सही डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बिना आवाज किए उसका पीछा करता रहता हूँ। कम से कम चंशी को मेरी प्रेजेंस का जरा भी एहसास नहीं होता। लगभग आधा मिनट बाद एक ऐसा इंसान उसके सामने आता है जिसे देखकर मुझे भी थोड़ी हैरानी होती है। वो अंकल जाओ होता है। दोनों तुरंत धीमी आवाज में बात करना शुरू कर देते हैं। उनकी बात अच्छे से सुनने के लिए मैं धीरे से कुछ कदम और आगे बढ़ता हूँ और एक बड़े पिलर के पीछे छुप जाता हूँ। हमारे बीच सिर्फ लगभग 10 मीटर का फासला था और मेरी शार्प हियरिंग की वजह से इतनी दूर से भी उनकी एक एक बात मुझे बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मैं बड़े ध्यान से उन दोनों की बातें सुन रहा था। चंशी ने सीधा पूछा, जो चीजें सब लोग लेकर आए थे उनकी प्रॉपरली चेकिंग हो गई? अंकल जाओ ने तुरंत कुछ फाइल्स उसके हाथ में देते हुए जवाब दिया, जी सब यहाँ, इनमें सिर्फ वो फैमिली और लियो फैमिली की दोनों यंग लेडीज की इन्फॉर्मेशन ही काम की निकली है, उन्हें हमारे ट्रांसैक्शन स्कोप में इंक्लूड किया जा सकता है। ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर सोचने लगता हूँ, ये सब चीजें उनके पास कब आई? क्या जब सब लोग एंट्रेंस से अंदर आए और उस डार्क कॉरिडोर से गुजरे तब सबको कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती थी? धीरे धीरे मुझे समझ आने लगता है कि चंशी की ऑर्गेनाइज किए हुए ये गैदरिंग सिर्फ पार्टी और एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते, इनके पीछे कोई और ही पर्पस छुपा हुआ था। तब चंशी कुछ पेजेस उलट पुलट कर देखते हुए ठंडी आवाज में कहता है, पिछली बार जिन 4 लोगों पर नजर रखने को बोला था उनमें अभी तक कोई सिंसियरिटी नहीं दिखाई, जाकर उन्हें एक और बार समझा दो, ये उनका लास्ट चांस है। अगर इसके बाद भी नहीं माने तो उनका नाम सीधा ब्लैक बुक में डाल देना। क्या उसने ब्लैक बुक कहा? ये नाम तो मैं पहले भी सुन चुका था। रूमर्स के हिसाब से ब्लैक बुक चंद फैमिली की एक सीक्रेट फाइल थी जिसमें उन सब लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस की कमजोरियां, स्कैंडल्स और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन स्टोर
स्टोर की जाती थी, जो कभी भी चैन फैमिली के लिए थ्रेट बन सकते थे। मतलब उस बुक में बहुत से लोगों की सबसे बड़ी वीकनेस लिखी हुई थी, और आज मुझे पता चल गया कि उस ब्लैक बुक को हैंडल करने वाला और कोई नहीं बल्कि चेंशी खुद था। और अंकल जाओ, जो बाहर से सिर्फ चैन फैमिली के बटलर लगते थे, असल में डायरेक्टली चेंशी के अंडर काम करते थे। अंकल जाओ धीरे से बोलते हैं, थोड़ा और वेट कर सकते हैं, वैसे भी वो सब बेकार लोग हैं, आप जितनी एफिशिएंसी किसी में नहीं है सेकंड यंग मास्टर। ये सुनकर चेंशी बस हल्का सा मुस्कुराता, उसकी स्माइल का मतलब समझना मुश्किल था। फिर अचानक वो पूछता, वैसे आज जो यंग मास्टर्स और यंग लेडीज यहाँ आए हैं, क्या तुमने उन सब की आइडेंटिटीज मेरे बड़े भाई को अच्छे से बताई थी? अंकल जाओ जवाब देता, नहीं, मैंने सिर्फ लियो फैमिली के बारे में बताया था। चेंशी की आंखें और गहरी हो जाती हैं। फिर ये बात बहुत अजीब है, वो तो अभी अभी चैन फैमिली में वापस आया, यहाँ सब कुछ उसके लिए नया है, और अब तक उसने सिर्फ चैन फैमिली के लोगों से ही कांटेक्ट किया है। फिर उसे इतनी इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से? अंकल जाओ कुछ देर सोचकर कहते हैं, शायद हम सब ने एल्डेस्ट यंग मास्टर को अंडर एस्टिमेट कर दिया। वो जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं, कम से कम उसका दिमाग बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। ये अंकल जाओ का खुद का मानना था, लोगों को पहचानने में वो कभी गलत नहीं होते। शेंशी धीरे से बोलता है, लेकिन उसका पास्ट अभी भी बिल्कुल ब्लैंक है। इतनी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी हमें उसके बारे में एक भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा सस्पिशियस लगती है। वो आगे कहता है, हमारी चैन फैमिली का नेटवर्क लाइट और अंडरवर्ल्ड दोनों जगह फैला हुआ है, चाहे कंट्री एफ का कोई दूर का स्लम ही क्यों ना हो, वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन निकालना हमारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ भी नहीं मिला तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची है, किसी ने जानबूझकर उसका पास्ट छुपा दिया है। अंकल जाओ सर हिलाकर बोलते हैं, सिर्फ हम ही नहीं, मास्टर, मैडम और तीनों यंग लेडीज भी कुछ पता नहीं लगा पाई। थोड़ी देर रुक कर वो फिर से कहते हैं, सेकेंड यंग मास्टर, क्यों ना आप सीधा एल्डेस्ट यंग मास्टर से ही पूछ लें? शशि हल्की सी सांस लेकर कहता है, अभी नहीं, वो अभी अभी घर वापस आया है, शायद अभी तक हम पर ट्रस्ट नहीं करता, और मॉम, डैड और मेरी सिस्टर्स भी उसके पुराने बुरे मेमोरीज को छेड़ना नहीं चाहते हैं। फिलहाल उसकी बात यहीं रहने देते हैं। पिलर के पीछे छुपा हुआ मैं ये सब सुनकर बस हल्का सा आईब्रो राइज करता हूँ। तो ये लोग मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इस कंट्री के अंदर चैन फैमिली को आसमान जैसी ताकत मानना चाहता था, लेकिन इंटरनेशनली अभी भी उनकी रिच मेरी ऑर्गेनाइजेशन जितनी नहीं थी। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराता हूँ। जिस दिन इन्हें मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा, उस दिन देखूंगा कि मेरे फैमिली मेंबर्स के पास और कितने ट्रम्प कार्ड्स बचे हुए हैं। मैं कौन हूँ अभी तो इन्हें ये तक नहीं पता है। मैं क्या क्या कर सकता हूँ इन्हें ये भी नहीं पता। ओके, तो ये पार्ट यहीं तक था। अगर इस वीडियो पर अच्छे व्यूज आते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी ला दूंगा। इसीलिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, वीडियो को हाइप जरूर करना ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा व्यूज गेन कर सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।